गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। सर गुड आफ्टरनून। आवाज आ रही मेरी? बॉम्बे डिवीजन। ओके। अजमेर भी। आ रही सर। ओके। तो अपना जो टॉपिक चल रहा था वो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्नलिंग चल रहा था, जो पिछले वीक अपन ने स्टार्ट किया था। इसमें अपन ने डेफिनेशन और रनिंग सिग्नल, सहायक सिग्नल और डिफरेंट टाइप के मोड और विजिबिलिटी के बारे में डिस्कस किया था। ओवरऑल होता वो डिस्कस किया था। आज अपन बात करेंगे ब्रेकिंग डिस्टेंस की। तो ब्रेकिंग डिस्टेंस किसको कहते हैं, यह किन कारकों पे डिपेंड करती है, और आरडीएसओ ने कुछ वैल्यूज दे रखी है अपने, जिसका यूज अपन प्री वार्न करने के लिए जो साइटिंग बोर्ड या परमिटिव सिग्नल खड़ा करते हैं, जिससे क्या ड्राइवर को अपन अलर्ट करते हैं उसको किस हिसाब से आगे बढ़ना है, ताकि वो आगे स्टॉप सिग्नल पे कंट्रोल स्पीड में जाके गाड़ी को खड़ी कर सके अगर आगे सिग्नल नहीं दिया हुआ है तो। ठीक है। तो उसमें इस डिस्टेंस का यूज किया जाता है। तो ब्रेकिंग डिस्टेंस, पहले या डेफिनेशन की चर्चा करेंगे किसे कहते हैं। तो ब्रेकिंग डिस्टेंस वह दूरी होती है जो किसी रनिंग व्हीकल के द्वारा ब्रेक लगाने के बाद डेड स्टॉप खड़े होने से पहले जो दूरी तय की जाती है उसको अपन ब्रेकिंग डिस्टेंस बोलते हैं। ब्रेकिंग डिस्टेंस वह दूरी होती है जो किसी रनिंग व्हीकल के द्वारा ब्रेक लगाने के बाद डेड स्टॉप खड़े होने से पहले जो दूरी तय की जाती है उसको अपन ब्रेकिंग डिस्टेंस बोलते हैं। और ब्रेकिंग डिस्टेंस जो है वो बहुत सारे कारकों पे डिपेंड करती है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर ये डिपेंड करती है। तो डे बाई डे लाइफ में आप गाड़ी चलाते हो तो आप लोगों को आइडिया होगा, तो गाड़ी जब आप चलाते हो और ब्रेक लगाते हो तो ब्रेक लगाने के बाद जो गाड़ी डेड स्टॉप यानी एकदम खड़ी होने से पहले जो दूरी तय करती है वो आपकी ब्रेकिंग डिस्टेंस बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो उसमें सबसे बड़ा जो रोल होता है वो होता है आपके पावर का। जो आप गाड़ी चला रहे हो कैसा पावर है, अगर जैसे साइकिल चला रहे हो तो मैकेनिकल एनर्जी आपकी लगती है, तो उसमें जो ब्रेकिंग डिस्टेंस आता है वो कम आता है। और अगर आप मोटरसाइकिल या गाड़ी चला रहे हो तो उसमें आपका क्या होता है, मोटर चलती है तो उसका जो ब्रेकिंग डिस्टेंस आता है वो ज्यादा आता है, यानी पावर पे डिपेंड करता है। और पावर भी अगर आपके इंजन का ज्यादा है, अगर कम पावर की गाड़ी है तो उसका ब्रेकिंग डिस्टेंस कम रहेगा, ज्यादा पावर की गाड़ी है तो उसका ब्रेकिंग डिस्टेंस ज्यादा आता है। फिर आपका जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है लोड पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि उसकी वजह से एक्सीलरेशन ज्यादा जनरेट होता है, उस एक्सीलरेशन को डीएक्सीलेट होने में टाइम ज्यादा लगता है। तो लोड पे भी डिपेंड करेगा, अगर लोड कम है तो ब्रेकिंग डिस्टेंस कम आएगा, लोड ज्यादा है तो ब्रेकिंग डिस्टेंस ज्यादा। फिर आपका जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है ये आपके ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है। अगर आप डाउनवर्ड ग्रेडियंट पे चल रहे हो और ब्रेक लगाओगे तो उस समय उसी व्हीकल के द्वारा जो ब्रेकिंग डिस्टेंस आएगा वो ज्यादा आएगा। अगर आप अपवर्ड ग्रेडियंट की तरफ गाड़ी चला रहे हो तो उस समय सेम पावर की गाड़ी में जो ब्रेकिंग डिस्टेंस आएगा वो कम आएगा। यानी डाउनवर्ड ग्रेडियंट पे अगर आप चल रहे हो उसका ब्रेकिंग डिस्टेंस ज्यादा होता है, अपवर्ड ग्रेडियंट पे जा रहे हो तो वहां ब्रेकिंग डिस्टेंस आपका कम आता है। तो आपके ब्रेकिंग सिस्टम पे भी डिपेंड करता है। आपका अगर मैनुअल ब्रेकिंग सिस्टम है तो उसका ब्रेकिंग डिस्टेंस ज्यादा आता है, और ऑटोमेटिक या जिसको आजकल आप बोलते हो ऑटोमेटिक या वैक्यूम ब्रेक्स, तो उसके अंदर ब्रेकिंग डिस्टेंस कम आता है। फिर आपकी ब्रेक की स्थिति में भी डिपेंड करता है। नए जो ब्रेक सिस्टम होते हैं उस समय आपका जो ब्रेकिंग डिस्टेंस होता है वो कम होता है, जैसे जैसे पुराने होते जाते हैं तो आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस वहां पे बढ़ता जाता है। फिर आपका ट्रैक के ऊपर व्हील जो है स्टील का है और आपकी जो रेल है वो भी स्टील की है, तो उसके बीच में जो क्या होता है, घर्षण जो बोलते हैं वो एकदम न्यूनतम होता है। तो अगर आपका ड्राई कंडीशन है तो वहां पर क्या होती है, डस्ट रस्टी कंडीशन क्रिएट होती है, जिसकी वजह से वहां पर आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस कम आता है। लेकिन अगर मॉइस्चर क्रिएट होगा बारिश का टाइम है, अगर दोनों के बीच में रस्टी बिल्कुल भी नहीं है तो वहां पर आपकी प्योर स्टील रहेगी, तो वहां पे घर्षण न्यूनतम होता है, इसकी वजह से वहां पे ब्रेकिंग डिस्टेंस ज्यादा आता है। फिर आपके ट्रैक की स्थिति पे भी डिपेंड करता है। जैसे अगर आपका ट्रैक स्ट्रेट है, जैसे आप रोड पे चल रहे हो, गाड़ी आप सीधे रोड पे चला रहे हो तो ब्रेकिंग डिस्टेंस ज्यादा आता है। और अगर आपका डाउन गोलाई आ रही है और वहां पे अगर आप ब्रेक लगाओगे तो ब्रेकिंग डिस्टेंस वहां पे कम आएगा। तो सेम आपके ट्रैक पे भी रहेगा, ट्रैक अगर स्ट्रेट है तो वहां पर ब्रेकिंग डिस्टेंस ज्यादा आता है, गोलाई है तो वहां पर ब्रेकिंग डिस्टेंस आपका कम आएगा। फिर आपकी हवा की दिशा पे भी डिपेंड करता है।
हवा की दिशा में गाड़ी चल रही है तो ब्रेकिंग डिस्टेंस ज्यादा आता है, हवा की ऑपोजिट डायरेक्शन में आप चल रहे हो तो ब्रेकिंग डिस्टेंस कम आता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि आपका जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है वो एक कारक पे डिपेंड नहीं करता, चलाने वाले पे भी डिपेंड करता है, ब्रेक लगाने वाले व्यक्ति पे भी डिपेंड करता है। तो ब्रेकिंग डिस्टेंस जो है ये बहुत सारे कारकों पे डिपेंड करती है। और ये ब्रेकिंग डिस्टेंस का जो रूल है मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, प्री वार्न करने के लिए जो आप सिग्नल खड़े करोगे तो उसमें इस डिस्टेंस का बहुत बड़ा रोल है, यानी उसका जो ऑन एस्पेक्ट है वो कहाँ से दिखाई देना चाहिए जिससे क्या कंट्रोल स्पीड में गाड़ी जाए और गाड़ी वहां पर सेफ कंडीशन में खड़ी कर सके। ठीक, तो इसी के अंदर दो डेफिनेशंस आती है ब्रेकिंग डिस्टेंस में, एग्जाम में पूछा जाता है। एक होता है आपका सर्विस ब्रेकिंग डिस्टेंस, एक होता है आपका इमरजेंसी ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो सर्विस ब्रेकिंग डिस्टेंस किसको बोलते हैं? अगर आपकी कोई गाड़ी चल रही है और उस समय जब आप ब्रेक लगाते हो उस समय उस गाड़ी के अंदर जो भी पैसेंजर है या जो भी गुड्स ट्रेवल कर रहा है यानी मटेरियल जो है उसको बिल्कुल भी जर्क नहीं लगता है, इस तरह से जो ब्रेक लगाया जाता है और उस दौरान उस गाड़ी के द्वारा ब्रेक लगाने के बाद जो दूरी तय की जाती है डेड स्टॉप खड़े होने से पहले, उसको अपन बोलते हैं सर्विस ब्रेकिंग डिस्टेंस। फिर आपका आता है इमरजेंसी ब्रेकिंग डिस्टेंस। इमरजेंसी ब्रेकिंग डिस्टेंस वह दूरी होती है जो किसी रनिंग व्हीकल में आप लगाते हो तो उस समय एक ही स्टेज से जब ब्रेक लगाओगे उस समय उस व्हीकल के अंदर ट्रेवल करने वाले पैसेंजर या गुड्स को जर्क महसूस होता है। इस तरह से जो ब्रेक लगाया जाता है एक ही स्टेज में, तो उस दौरान उस व्हीकल के द्वारा जो दूरी तय की जाएगी उसको अपन बोलते हैं इमरजेंसी ब्रेकिंग डिस्टेंस। क्लियर? ये तो हो गई डेफिनेशन। अब अपन को आरडीएसओ ने कुछ दूरियां दी है, मानक स्टैंडर्ड डिस्टेंस दिया है कि ये इतना मेंटेन आपको करना है। तो उसमें रिएक्शन डिस्टेंस जो दिया है वो 200 मीटर दिया है। रिएक्शन डिस्टेंस क्या दिया है? 200 मीटर। फिर आपका नॉर्मल ब्रेकिंग डिस्टेंस दिया है वो 1000 मीटर और इमरजेंसी ब्रेकिंग डिस्टेंस जो दिया है वो 1200 मीटर। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है तो आप ये दूरियां याद रखें। नॉर्मल ब्रेकिंग डिस्टेंस, इमरजेंसी। अब आप ये किंतु परंतु न पूछें कि भाई कौन सा ये 200 क्यों है, 1200 क्यों है, 1000 क्यों है। ये आपको आरडीएसओ एक अपने यहाँ पर संस्था है, उसने बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए अलग अलग परिस्थितियों में चेक करके आपको एक मानक डिस्टेंस दिया है जिसका यूज आप क्या करते हो, परमिजिव सिग्नल खड़ा करने के लिए करते हो या साइटिंग बोर्ड लगा करके आप ड्राइवर को अलर्ट करते हो, जिससे क्या है कि अगर उसको लगेगा आगे का स्टॉप सिग्नल अगर ऑन स्थिति में तो गाड़ी वहां से कॉशियस स्पीड से इस तरह से जाए कि गाड़ी को वो ले जाके स्टॉप सिग्नल पे खड़ी कर सके। तो टू एस्पेक्ट सिग्नल व्यवस्था में जो वार्नर सिग्नल था वो आपने 1200 मीटर पे लगाया था। तो वो एक्चुअल में क्या था? नॉर्मल ब्रेकिंग डिस्टेंस प्लस आपका रिएक्शन डिस्टेंस, इन दोनों को मिला करके बनाया गया है। ठीक है, और वही चीज मैंने आपको बताई थी कि आपकी जो आउटर सिग्नल की विजिबिलिटी थी वो 1200 मीटर क्यों थी? वो 1200 मीटर इसीलिए दिया था कि अगर मान लो वो सिग्नल ऑन है तो 1200 मीटर पहले अगर दिखाई देगा तो गाड़ी क्या करेगी, अगर वो ऑन है तो वहां पे जाके वो खड़ी कर सकती। तो इन दूरियों का वहां पर यूज किया गया है। ठीक है, तो ये ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या होता है, सर्विस ब्रेकिंग डिस्टेंस की डेफिनेशन, इमरजेंसी ब्रेकिंग डिस्टेंस की डेफिनेशन। तीन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए आप याद कर लें। नॉर्मल ब्रेकिंग डिस्टेंस 1000 मीटर होता है जिसको 1 किलोमीटर भी बोलते हैं। इमरजेंसी ब्रेकिंग डिस्टेंस 1200 मीटर या 1.2 किलोमीटर और रिएक्शन डिस्टेंस जो होता है वो 200 मीटर होता है। ठीक है, विजिबिलिटी डिस्टेंस की चर्चा अपन ने पहले ही कर दी, रनिंग सिग्नल पढ़ाते समय मैंने आपको बता दिया था किस सिग्नल की विजिबिलिटी क्या रहती है, विजिबिलिटी डिस्टेंस। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है आइसोलेशन। आइसोलेशन किसे कहते हैं और आइसोलेशन की आवश्यक शर्तें क्या है, और इसी में अपन दो स्पेशल टाइप की साइडिंग्स होती है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले आइसोलेशन किसे कहते हैं? तो आइसोलेशन क्या है? आइसोलेशन एक व्यवस्था है जो दो रनिंग लाइनों पर हो रहे मूवमेंट में आपस में टकराव न हो उसको रोकना सुनिश्चित करने की जो व्यवस्था है उसको आइसोलेशन। तो सर आइसोलेशन, हेलो हाँ बोलिए। सर, थोड़ा पीडीएफ सर जूम इन कर दीजिए सर थोड़ा सा। आपके उसमें जूम की व्यवस्था होगी ना, मोबाइल पे होता होगा ना। नहीं हो रहा सर, मुझे मेरे जैसे ये वो आप स्क्रीन की बता लास्ट रहे लिमिट है, मैंने कर रखी है। हो गया? जूम हुआ?
जिस बंदे ने पूछा उसके वहां पे जूम हुआ, ऐसा सबके ही होगा। एक्चुअल में जो आप जिस जगह पे जो हैंडसेट या डिवाइस यूज कर रहे हो वहां पे उसमें फीचर्स होता है, आप वहां पे अगर जूम आउट करोगे तो जूम हो जाएगा। वहां जूम इन जूम आउट आपके डिवाइस के अंदर भी फीचर रहता है। मैंने तो कर दिया, मेरे यहाँ पर जो मैक्सिमम है वो यही रहेगा, इससे बड़ा नहीं हो पाएगा। हाँ सर। क्लियर? ओके, तो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है आइसोलेशन। तो आइसोलेशन में बता रहा था आपको, एक व्यवस्था है, अरेंजमेंट है, जिसके अंदर अपन क्या सुनिश्चित करते हैं, दो रनिंग लाइनों पर हो रहे मूवमेंट में आपस में टकराव न हो, उसको रोकना सुनिश्चित करते हैं रेलवे के अनुमोदित साधन के द्वारा। जो अनुमोदित साधन दिए गए जिसके द्वारा अपन आइसोलेशन सुनिश्चित करते हैं, उसमें आपका पॉइंट आता है, ट्रैप पॉइंट आता है, डीरेल स्विच आता है, डेड एंड आता है और साइडिंग। इनके माध्यम से अपन क्या करते हैं, दो रनिंग लाइनों पर हो रहे मूवमेंट में आपस में टकराव न हो उसको रोकना सुनिश्चित करते हैं, और इस व्यवस्था को ही अपन यहाँ पर आइसोलेशन कहते हैं। इसको अपन कहते हैं आइसोलेशन। अब आइसोलेशन की जो शर्तें हैं, एग्जाम में ये क्वेश्चंस सब्जेक्टिव टाइप में आता रहता है काफी बार, जिसमें डेफिनेशन पूछी जाती है, फिर इसकी आवश्यक शर्तें पूछी जाती है। तो इसकी जो आवश्यक एक मिनट, एक कॉल आया, मैं अटेंड करके वापस। हाँ, तो अपन आइसोलेशन की बारे में बात कर रहे थे, आइसोलेशन किसे कहते हैं। कंटिन्यूस करता हूं मैं आगे। तो आइसोलेशन क्या थी, एक व्यवस्था थी जिसके तहत अपन दो रनिंग लाइनों पर हो रहे मूवमेंट में आपस में टकराव न हो उसको रोकना सुनिश्चित करते हैं रेलवे के अनुमोदित साधन के द्वारा। इसमें रेलवे के जो अनुमोदित साधन है जो काम में ली जाता है आइसोलेशन के लिए, उसमें आपका एक पॉइंट आता है, ट्रैप पॉइंट आता है, फिर आपका एक डीरेल स्विच है, फिर आपका डेड एंड है, और एक आपका साइडिंग, जिसके द्वारा अपन क्या करते हैं, आइसोलेशन को सुनिश्चित करते हैं। अब आपका आता है आइसोलेशन की आवश्यक शर्तें क्या है। तो आइसोलेशन की जो सबसे इंपॉर्टेंट जो शर्त है, सबसे पहली शर्त है, वो ये है, अगर किसी रनिंग लाइन के ऊपर गाड़ी की स्पीड 50 kmph से ज्यादा है, उस लाइन को हमेशा दूसरी लाइन से आइसोलेट करना आवश्यक है। आपकी जो सबसे इंपॉर्टेंट शर्त है, पहली शर्त, जो लगभग सब जगह काम आती है, अगर किसी रनिंग लाइन के ऊपर गाड़ी की स्पीड 50 kmph से ज्यादा है, उस लाइन को हमेशा दूसरी लाइन से आइसोलेट करना आवश्यक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है, अगर किसी यार्ड में नॉमिनेटेड गुड्स लाइन है, यानी जिसके ऊपर आप गुड्स ट्रेन ही ले सकते हो और वहां पर पैसेंजर लाइन भी है, तो उस समय उस पैसेंजर लाइन को हमेशा गुड्स लाइन से, और अगर वहां पर साइडिंग है तो साइडिंग से हमेशा आइसोलेट करना आवश्यक है, चाहे पैसेंजर लाइन पर स्पीड कुछ भी। पैसेंजर लाइन को हमेशा गुड्स लाइन से और साइडिंग से आइसोलेट करना आवश्यक है, चाहे पैसेंजर लाइन पर कुछ भी स्पीड। तीसरा, अगर आपकी गुड्स लाइन ही एक से ज्यादा है, तो गुड्स लाइन पर अगर स्पीड, यानी मालगाड़ी के लिए या गुड्स लाइन के लिए जो नॉमिनेटेड लाइन है, अगर एक से ज्यादा है, तो अगर गुड्स लाइन के ऊपर भी स्पीड 50 kmph से ज्यादा है, तो उस गुड्स लाइन को भी दूसरी गुड्स लाइन से आइसोलेट करना आवश्यक है। ये आपकी तीन मेन शर्तें रहती है। और गुड्स लाइन को साइडिंग से आइसोलेट करना जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करता है वहां पर ग्रेडियंट या दूसरे फैक्टर्स क्या रहते हैं। अगर वहां पर गुड्स लाइन की स्पीड, गुड्स लाइन के ऊपर गाड़ी की स्पीड 50 kmph से ज्यादा है, उसको भी वहां पर साइडिंग से भी आइसोलेट करना आवश्यक है। ठीक है, अगर गुड्स लाइन के ऊपर स्पीड 50 kmph से ज्यादा, तो आपस में गुड्स लाइन को आइसोलेट करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर गुड्स लाइन पे स्पीड 50 kmph से ज्यादा है, तो उस गुड्स लाइन को भी दूसरी गुड्स लाइन से आइसोलेट करना आवश्यक है। तो ये आपकी शर्तें हैं। तो तीन मैन आप लिख सकते हो। पहला, किसी रनिंग लाइन के ऊपर गाड़ी की स्पीड 50 kmph से ज्यादा है, उस रनिंग लाइन को हमेशा दूसरी रनिंग लाइन से आइसोलेट करना आवश्यक है। दूसरा, पैसेंजर लाइन को हमेशा गुड्स लाइन और साइडिंग से आइसोलेट करना आवश्यक है, चाहे आपकी पैसेंजर लाइन पर स्पीड कुछ भी हो। तीसरा, गुड्स लाइन की स्पीड, अगर गुड्स लाइन के ऊपर गुड्स ट्रेन की स्पीड भी 50 kmph से ज्यादा, तो उस गुड्स लाइन को भी दूसरी गुड्स लाइन से आइसोलेट करना आवश्यक है। ठीक है, फिर आपकी दो साइडिंग्स आती है। यह साइडिंग एक्चुअल में ग्रेडियंट, ढलान की वजह से गाड़ी को अगर सिग्नल नहीं दिया हुआ है तो रोल डाउन, यानी
स्लिप होकर के वो एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में एंटर न हो जाए, उसको रोकने के लिए वहां पर दो स्पेशल साइडिंग लगाते हैं, जिसमें एक को स्लिप साइडिंग बोलते हैं, एक को कैच साइडिंग बोलते हैं। ये एक्चुअल में आपके जो पहाड़ी वाले जो इलाके यानी जहाँ पे ढलान वाले स्टेशन जो इलाकों पे जहाँ पे स्टेशन बने होते हैं वहां पर इनका प्रोविजन किया जाता है। मैदानी इलाकों में जो स्टेशन होते हैं वहां पर नहीं किया जाता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट जो साइडिंग है, जिसको अपन एक को स्लिप साइडिंग बोलते हैं, एक को कैच साइडिंग बोलते हैं, इनका प्रयोग कब करते हैं? ग्रेडियंट यानी ढलान की वजह से गाड़ी को अगर सिग्नल नहीं दिया हुआ है तो गाड़ी वहां पे रोल डाउन होके स्लिप होकर के स्टेशन से ब्लॉक के अंदर या ब्लॉक से स्टेशन के अंदर ना आ जाए, तो उसको रोकने के लिए वहां पर दो साइडिंग लगाते हैं, जिसमें एक को अपन स्लिप साइडिंग बोलते हैं, एक को कैच साइडिंग बोलते हैं। अपनी यहाँ डेफिनेशन आती है कब स्लिप साइडिंग लगाएंगे, कब कैच साइडिंग लगाएंगे। तो सबसे पहले अपन कैच साइडिंग के बारे में बात करेंगे। तो जब आपका ढलान ब्लॉक सेक्शन से स्टेशन की तरफ है, देखो जहां पर आदमी बैठा है स्टेशन पे स्टेशन मास्टर होता है, तो आपका ढलान कहां से है? ब्लॉक सेक्शन से स्टेशन की तरफ है। उस समय अगर वहां पर रिसेप्शन सिग्नल आपने ऑफ नहीं कर रखा है तो गाड़ी रोल डाउन होकर के ढलान की वजह से स्टेशन के ना अंदर ना आ जाए, तो उसको रोकने के लिए वहां पर जो साइडिंग लगाते हैं उसको कैच साइडिंग बोलते हैं। सिंपल सा है कैच साइडिंग। किस कब लगाएंगे? जब आपका ढलान ब्लॉक सेक्शन से स्टेशन की तरफ है और उस ढलान का जो अनुपात है वो 1:80 का है। ढलान का जो रेशियो है वो क्या है? 1:80 का अगर अनुपात है तो उस समय वहां पर जो साइडिंग लगाते हैं उसको अपन बोलते हैं कैच साइडिंग। और इसका उल्टा, जब आपका ढलान स्टेशन से ब्लॉक सेक्शन की तरफ है, स्टेशन से ब्लॉक सेक्शन की तरफ है और उस ढलान का अनुपात 1:100 है, उस समय गाड़ी रोल डाउन होकर के स्टेशन से ब्लॉक सेक्शन में न चली जाए, उसको रोकने के लिए वहां पर जो साइडिंग लगाते हैं उसको स्लिप साइडिंग। तो ये दो साइडिंग हो गई। ये एक्चुअल में आइसोलेशन सुनिश्चित करती है। ग्रेडियंट की वजह से गाड़ी रोल डाउन होकर के स्टेशन से ब्लॉक सेक्शन में और ब्लॉक सेक्शन से स्टेशन में ना आ जाए, तो उसको रोकने के लिए दो स्पेशल साइडिंग लगाई जाती है, जिसको एक को स्लिप बोलते हैं, कैच साइडिंग बोलते हैं। कैच साइडिंग कब लगाते हैं? जब आपका ढलान ब्लॉक सेक्शन से स्टेशन की तरफ है और उस ढलान का अनुपात 1:80 है। और जब आपका ढलान स्टेशन से ब्लॉक सेक्शन की तरफ है और उसका अनुपात 1:100 है, तो उस समय वहां पर जो साइडिंग लगाते हैं उसको स्लिप साइडिंग बोलते हैं। ये दोनों साइडिंग आपके ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट के साथ इंटरलॉक्ड होती है और यहाँ पर आपकी ये जो साइडिंग तभी ऑपरेट होगी जब आपके ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट की स्थिति टीजीटी या टीसीएफ है। कभी भी लाइन क्लोज कंडीशन में इन साइडिंग को आप ऑपरेट नहीं कर सकते और इस साइडिंग के अंदर कभी भी गाड़ी को खड़ा नहीं किया जा सकता। मतलब इस साइडिंग का प्रयोग गाड़ी को खड़ा करने के लिए नहीं करते। जैसे आपकी सैलून साइडिंग और इंजीनियरिंग साइडिंग जो आती है जिसके ऊपर आप गाड़ी खड़ा कर सकते हो, लेकिन ये जो साइडिंग है इसके अंदर आपको गाड़ी को खड़े करने की परमिशन नहीं होती। और ये दोनों साइडिंग जो होती है आपके ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा इंटरलॉक्ड होती है और इन साइडिंग को आप तभी ऑपरेट कर सकते हो जब ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट के ऊपर स्थिति या तो टीजीटी है या टीसीएफ है। कभी भी लाइन क्लोज कंडीशन में इन साइडिंग को ऑपरेट नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो दो आपकी ये स्पेशल साइडिंग थी। फिर ये आपके कुछ लेआउट्स हैं यानी कि ये नीचे आपकी कैच साइडिंग किस तरह से बनाई गई है और स्लिप साइडिंग कैसे बना रखा है। तो ये देखो स्टेशन से ढलान का है, ब्लॉक सेक्शन की तरफ है। यहाँ पर ये ढलान आपका जो है इस तरफ से इस डायरेक्शन में, तो गाड़ी न चली जाए तो इसको रोकने के लिए यहाँ पर क्या लगाया है? स्लिप साइड। और दूसरा आपका ढलान क्या? ब्लॉक सेक्शन से स्टेशन की तरफ है, तो यहाँ पर गाड़ी स्टेशन में सीधी ना आए, साइडिंग में चली जाए, तो उसको रोकने के लिए यहाँ पर जो साइडिंग लगी इसको बोलते हैं कैच साइडिंग। ठीक है, तो ये आपका आइसोलेशन हो गया। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है इंटरलॉकिंग एंड स्टैंडर्ड ऑफ इंटरलॉकिंग। तो इंटरलॉकिंग की डेफिनेशन तो अपन ने शुरुआत में जब परिभाषाएं पढ़ी थी उसमें पढ़ी थी, वापस यहाँ पर रिवीजन कर लेते हैं। इसका भी ये क्वेश्चन आता रहता है आप लोगों के लिए। जैसे आइसोलेशन का बताया वैसे इंटरलॉकिंग किसे कहते हैं, इंटरलॉकिंग की आवश्यकता है बताओ, और स्टैंडर्ड ऑफ इंटरलॉकिंग की टेबल के अंदर जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में पूछा जाता है। टेबल बना करके उसको समझाओ, तो उसकी टेबल बना के बताना होता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये लाइफ टाइम आपके काम रहेगा जब तक आप रेलवे की सिग्नलिंग में रहोगे। तो इंटरलॉकिंग किसे कहते हैं और स्टैंडर्ड ऑफ इंटरलॉकिंग होता क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इंटरलॉकिंग क्या है? मैंने आपको शुरुआत में डेफिनेशन में बताया था। ये एक व्यवस्था है जिसके अंदर विभिन्न सिग्नलिंग गियरों को आप एक निश्चित क्रम में जोड़ते हो जो उनके चलने का क्रम सुनिश्चित करता है, जिसके द्वारा अपन क्या करते हैं?
सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। इसको मैकेनिकल सिग्नल व्यवस्था में लीवर फ्रेम के द्वारा और इलेक्ट्रिकल सिग्नल व्यवस्था में पैनल के द्वारा सुनिश्चित करते हैं। तो मैकेनिकल सिग्नल व्यवस्था तो आप लोगों का भी है नहीं, सब जगह आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग व्यवस्था लगी है, तो पैनल का अरेंजमेंट है। तो आप लोगों ने देखा होगा स्टेशन मास्टर ऑफिस में गए होंगे तो आपका एक पैनल होता है, तो उस पैनल का रिप्लिका आपका स्टेशन का डायग्राम ही होता है, यानी वो स्टेशन का जो यार्ड डायग्राम है उसको ये यहाँ पर कनेक्ट कर रखा है। तो यहाँ पर आपको जब सिग्नल देना होता है तो आपने देखा होगा इस पैनल के ऊपर यार्ड जो पूरा होता है, यानी जहां पर आपका ट्रेन मूवमेंट फील्ड में हो रहा है वो पूरा फील्ड आपके इस पैनल से कनेक्टेड होता है। तो मैंने आपको पहली डेफिनेशन क्या बताई थी, एक व्यवस्था है जिसमें विभिन्न सिग्नलिंग गियरों को एक निश्चित क्रम में जोड़ते हैं जो उनके चलने का क्रम सुनिश्चित करता है। चलने का क्रम, जैसे आपने ये पूरे यार्ड में जितने भी सिग्नलिंग के जो गियर लगे हैं, पॉइंट सिग्नल या जो भी है, स्लॉट या जहां पे भी अरेंजमेंट है, तो वो सारे आपके कहा पैनल पे कनेक्टेड एक इलेक्ट्रिकल अरेंजमेंट के द्वारा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आप किसी को भी ऑपरेट करोगे वैसा नहीं अपनी मर्जी से कुछ भी चल जाएगा। चलाने के लिए आपने देखा होगा जब भी आपको कोई सिग्नल देना तो वहां पे एक सिग्नल बटन होता है, फिर गाड़ी को जिस लाइन में देना होता है वहां पर एक रूट बटन होता है। जब आप दोनों को प्रेस करते हो तो आप लोग ऑब्जर्व करेंगे पैनल में सबसे पहले वहां पर लाइन बनती है, सबसे पहले लाइन, यानी एक क्रम, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, एक क्रम में चलना सुनिश्चित होता है। तो पहले लाइन बनती है, यानी संबंधित पॉइंट ऑपरेट होते हैं वहां पे, यानी जो पॉइंट आवश्यक नॉर्मल स्थिति में चाहिए वो नॉर्मल होंगे, जो रिवर्स चाहिए वो वहां पर रिवर्स स्थिति में ऑपरेट हो। और ऑपरेट होने के बाद उस पॉइंट का एक इंडिकेशन आता है और पॉइंट सेट एंड लॉक होगा। उसके बाद वहां पर रूट चेक होता है और रूट चेक होने के दौरान आप पैनल पे देखेंगे येलो स्ट्रिप बनती है। कहां तक बनती है, जो भी आप सिग्नल ऑफ कर रहे हो उसके आगे का एक स्टॉप सिग्नल रहेगा वहां और उसके आगे एक पर्याप्त दूरी तक एक येलो स्ट्रिप बनता है जो ये बताता है कि वहां पर रूट क्लियर है, खाली है। उसके बाद रूट लॉकिंग का इंडिकेशन आता है सिग्नल के पास और उसके बाद आपका सिग्नल ऑफ होता है, यानी सिग्नल का एस्पेक्ट येलो या ग्रीन जो भी चाहिए वहां पर वो आता है। तो ये आपका क्या हो गया, एक क्रम में ऑपरेट होना हो गया। तो मैंने आपको इंटरलॉकिंग की डेफिनेशन में बताया था, ये एक व्यवस्था है जिसके अंदर विभिन्न सिग्नलिंग गियरों को एक निश्चित क्रम में जोड़ते हैं जो उनके चलने का क्रम सुनिश्चित करता है। इसके द्वारा अपन क्या करते हैं, सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। इसके द्वारा अपन सुरक्षा को सुनिश्चित, देखो इंटरलॉकिंग नहीं होता तो आप क्या करोगे, मैनुअली अलग अलग करोगे, वहां पर आदमी के द्वारा गलती करने की संभावना ज्यादा रहती है। तो वो गलती की संभावना न हो उसके लिए अपन ने क्या किया, विभिन्न गियरों को आपस में इस तरह से इंटरकनेक्ट कर दिया कि जब तक वो फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती तब तक वहां पर आपका सिग्नल का एस्पेक्ट ऑफ नहीं होता। इसी को अपन ने इंटरलॉकिंग बोला है। तो डेफिनेशन है, यह एक व्यवस्था है जिसमें विभिन्न सिग्नलिंग गियरों को एक निश्चित क्रम में जोड़ा जाता है जो उनके चलने का क्रम सुनिश्चित करता है। इसके द्वारा अपन सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। इसको मैकेनिकल सिग्नल व्यवस्था में लीवर फ्रेम के द्वारा और इलेक्ट्रिकल सिग्नल व्यवस्था में पैनल के द्वारा सुनिश्चित करते हैं। तो ये तो हो गई आपकी इंटरलॉकिंग किसे कहते हैं उसकी डेफिनेशन। अब आपका नेक्स्ट आता है इंटरलॉकिंग की आवश्यक शर्तें बताओ। तो इंटरलॉकिंग की आवश्यक शर्तें, उसमें 4 शर्तें बेसिक शर्तें हैं। उसमें सबसे पहली शर्त यह है कि किसी रनिंग सिग्नल को जब आप ऑफ करने जाते हो तो ऑफ करने से पहले वहां पर कुछ चीजें चेक होती है। तो उसमें पहली शर्त जो है वो यह है कि अगर आप किसी सिग्नल को ऑफ करने जा रहे हो तो उस सिग्नल के रूट, आइसोलेशन और ओवरलैप के जो पॉइंट है वो आवश्यक स्थिति में सेट होने चाहिए। सेट का मतलब हो गया स्टोक रेल और टंग रेल के बीच में कोई जगह नहीं होनी चाहिए, और आवश्यक स्थिति का मतलब है जहां नॉर्मल चाहिए वहां नॉर्मल स्थिति, जहां रिवर्स चाहिए वहां रिवर्स स्थिति, उस स्थिति में सेट होना चाहिए और सेट होने के बाद लॉक होना चाहिए। तो पहली कंडीशन जो है कि आपका कोई भी सिग्नल जिसको आप ऑफ करने जा रहे हो तो उस सिग्नल को ऑफ करने से पहले उस सिग्नल के रूट में आने वाले पॉइंट, आइसोलेशन के पॉइंट और ओवरलैप के जो पॉइंट है वो आवश्यक स्थिति, यानी जहां पर नॉर्मल चाहिए वहां नॉर्मल, जहां रिवर्स चाहिए वहां रिवर्स स्थिति में सेट होना चाहिए। सेट का मतलब है उस स्थिति में स्टोक रेल और टंग रेल के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए, और उसके बाद वो क्या होना चाहिए, लॉक होना चाहिए। उसके साथ ही वो क्या होना चाहिए, लॉक होना चाहिए। साथ के साथ उसी सिग्नल के, जिस सिग्नल को आप ऑफ करने जा रहे हो उस सिग्नल के रूट में और ओवरलैप में यदि कोई एलसी गेट है, उस सिग्नल के रूट में ओवरलैप में यदि कोई एलसी गेट है, वो एलसी गेट भी रोड ट्रैफिक के लिए बंद और लॉक होना चाहिए। इसमें एक्चुअल में
दो सब नियम है। जैसे किसी सिग्नल को ऑफ करने जा रहे हो तो उसमें पहली कंडीशन तो है आपको पॉइंट चेक करना है, दूसरा उस सिग्नल के रूट और ओवरलैप में अगर कोई एलसी गेट है उसको चेक करना है। ये दो कंडीशन है आपकी। तो अच्छे से आप इसको पढ़ोगे तो याद हो जाएगा सिंपल वे में। जिस सिग्नल को आप ऑफ करने जा रहे हो उस सिग्नल के रूट में, आइसोलेशन में, ओवरलैप में यदि कोई पॉइंट है, वो पॉइंट आवश्यक स्थिति में, आवश्यक स्थिति का मतलब है जहां पर वो पॉइंट नॉर्मल स्थिति में चाहिए तो नॉर्मल में, जहां वो पॉइंट रिवर्स स्थिति में चाहिए तो रिवर्स स्थिति, तो उस स्थिति में सेट होना चाहिए। सेट का मतलब है उस कंडीशन में स्टोक रेल और टंग रेल के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए, यानी टंग रेल स्टोक रेल के साथ चिपकी हुई होनी चाहिए और उसके साथ वो लॉक होनी चाहिए। दूसरा इसके अंदर आएगा, अगर उस सिग्नल के रूट में और ओवरलैप में यदि कोई एलसी गेट है तो वो एलसी गेट रोड ट्रैफिक के लिए बंद और लॉक होना चाहिए। तो ये दो नियम हो गए इसमें सब रूल के साथ। फिर आपका दूसरा इसमें आता है, अगर आपने किसी सिग्नल को ऑफ कर दिया है, पहला तो है सिग्नल ऑफ करने से पहले, ऊपर वाला जो ये बताया था किसी सिग्नल को ऑफ करने से पहले ये चीजें चेक करनी है। दूसरी शर्त यह है कि एक बार अगर आपने किसी सिग्नल को ऑफ कर दिया तो उस सिग्नल को ऑफ करने के बाद उस सिग्नल के संबंधित जितने भी पॉइंट है जो भी अपन ने बात करी थी, रूट, आइसोलेशन और ओवरलैप के जो पॉइंट है उनकी स्थिति को बदला नहीं जा सकता, यानी उनको अनलॉक करके ऑपरेट नहीं किया जा सकता। पहली कंडीशन है, अगर आपने एक बार किसी सिग्नल को ऑफ कर दिया तो ऑफ करने के बाद उस सिग्नल के रूट, आइसोलेशन और ओवरलैप के जो पॉइंट है उनकी स्थिति को बदला नहीं जा सकता, यानी उनको अनलॉक करके ऑपरेट नहीं किया जा सकता। दूसरा, उस सिग्नल के रूट में और ओवरलैप में आने वाले एलसी गेट को अनलॉक करके रोड ट्रैफिक के लिए ओपन नहीं किया जा सकता। एक बार अगर आपने सिग्नल ऑफ कर दिया है तो उस सिग्नल के रूट, आइसोलेशन और ओवरलैप के जो पॉइंट है उनकी स्थिति को बदला नहीं जा सकता। दूसरा, उस सिग्नल के रूट और ओवरलैप में आने वाले एलसी गेट को रोड ट्रैफिक के लिए अनलॉक करके ओपन नहीं किया जा सकता। ये दूसरी, दो रूल हो गए, दो नियम, दो शर्तें। फिर आपका तीसरा है, एक साथ कोई भी दो कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नलों को ऑफ नहीं किया जा सकता। अब यहां पर अपन देखेंगे कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल कहते किसको है। तो मैंने आपको बताया था इनिशियल में कि कोई भी सिग्नल का जो मूवमेंट होता है वो एक स्टॉप सिग्नल से दूसरे स्टॉप सिग्नल तक होता है। ठीक है, आपका जो भी ट्रेन का जो मूवमेंट होगा वो स्टॉप सिग्नल के द्वारा नियंत्रित होता है। गाड़ी एक स्टॉप सिग्नल से चल के दूसरे स्टॉप सिग्नल तक जाती है और उसके बाद जैसा वो बताते हैं आगे बढ़ती है। तो ये आप स्टॉप सिग्नल जब ऑफ करते हो तो यहाँ से गाड़ी चल के जिस जगह अगले स्टॉप तक जाती है इसका पूरा रूट कहलाता है, और इस अगले स्टॉप सिग्नल के बाद में जो एक पर्याप्त दूरी खाली छोड़ते हैं ये आपका ओवरलैप कहलाता है। तो अगर मान लो यहाँ पर आपका कोई एक स्टेशन डायग्राम है तो वहां पर अगर आप कोई दूसरा सिग्नल भी ऑफ करने जा रहे हो तो उस सिग्नल के लिए भी वही रूल लागू होगा। तो अगर इन दोनों सिग्नलों के शर्त जो मैंने बताई थी, आप कोई भी सिग्नल ऑफ करते हो तो उसके अगला स्टॉप सिग्नल और उसके आगे की पर्याप्त दूरी, अगर उनमें से कोई भी पोर्शन आपस में कॉमन पड़ता है किन्हीं सिग्नलों के लिए तो ऐसे सिग्नल आपस में एक दूसरे के कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल कहलाते हैं। तो तीसरा जो रूल है इंटरलॉकिंग का वो ये बोलता है कि कोई भी कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नलों को, यानी दो जो कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल है इनको आप एक साथ ऑफ नहीं कर सकते। तो जैसे आपका ये 3 लाइन का स्टेशन डायग्राम है, यहां पर आप लोग देखेंगे तो यहां पर अगर आपका होम सिग्नल दिया हुआ है तो होम सिग्नल अगर आपने एक लाइन के लिए दे रखा है, यहां पर मान लो डेड एंड बना करके, तो यहाँ पर डाउन में जो होम सिग्नल है आप उसको एक लाइन के लिए नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पर ये जो रूट वाला जो पोर्शन है जहां पर गाड़ी चल के जाएगी ये इस सिग्नल के लिए एक लाइन में अप में और एक लाइन के डाउन में ये आपस में कॉमन पड़ता है। वैसे ही आपका यहाँ पर एडवांस स्टार्टर है तो एडवांस स्टार्टर और ये होम सिग्नल आपस में एक दूसरे के कॉन्फ्लिक्ट नहीं, क्योंकि इनका ये बीच वाला जो पोर्शन है दोनों के लिए कॉमन। तो ऐसे सिग्नल जब आप इनको, या संट सिग्नल की बात करेंगे तो संट सिग्नल जब आप दे रहे हो तो संट सिग्नल का रूट और होम सिग्नल का रूट कॉमन बनेगा जब आप दोनों। तो ऐसे जो सिग्नल होते हैं जब आप उनको ऑफ करने जाते हैं तो उनका जो सिग्नल का मूवमेंट जहां से जहां तक हो रहा है, अगर उनमें से कोई भी पोर्शन आपस में एक दूसरे के लिए कॉन्फ्लिक्टिंग या कॉमन पड़ता है तो ऐसे सिग्नल आपस में एक दूसरे के कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल कहलाते हैं।
तो इंटरलॉकिंग की जो तीसरी शर्त है वो ये बोलती है कि कोई भी कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नलों को एक साथ ऑफ नहीं किया जा सकता, यानी एक समय में आप एक ही सिग्नल को ऑफ कर सकते हो। अगर आपने एक सिग्नल ऑफ कर रखा है तो दूसरे सिग्नल को वहां पर आप ऑफ नहीं कर सकते। ठीक है। चौथी कंडीशन है, जहां तक संभव हो पॉइंट से पॉइंट लॉकिंग देना है। पॉइंट से पॉइंट लॉकिंग देने से क्या फायदा होता है कि जब वहां पर नॉन सिग्नलिंग मूवमेंट हो रहा है तो ह्यूमन एजेंसी की गलती की वजह से वहां पर एक्सीडेंट न हो। तो जैसे यहाँ पर आपको मैंने 3 लाइन का एक स्टेशन डायग्राम बताया था, तो एक ये लाइन हो गई, एक ये लाइन है। तो पॉइंट से पॉइंट लॉकिंग देने का मतलब है ये एक लाइन का क्रॉस ओवर और ये 3 लाइन का जो क्रॉस ओवर है आपस में इंटरलॉक होना चाहिए। अगर आपने एक रिवर्स कर रखा है तो दो को रिवर्स नहीं कर सकते। तो जहां तक संभव हो वहां पर पॉइंट से पॉइंट लॉकिंग देना चाहिए, लेकिन ऐसे पॉइंट जो आइसोलेशन के हैं और रूट में नहीं पड़ रहे, आइसोलेशन के पॉइंट है और रूट में नहीं पड़ रहे हैं, तो वहां पर यार्ड में फ्लेक्सिबिलिटी के लिए और मेंटेनेंस पर्पज के लिए छूट दी जा सकती है। देखो मैंने यहाँ पर एक वर्ड बोला आइसोलेशन का पॉइंट, रूट के और ओवरलैप के पॉइंट में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जा सकती, वो सारे पॉइंट लॉक होंगे। लेकिन यहाँ पर ये देखो एक लाइन और 3 लाइन का जब आप पॉइंट चला तो ये आपस में एक दूसरे का आइसोलेशन, एक लाइन में गाड़ी को सिग्नल दे रखा तो गाड़ी यहाँ पर जाएगी, दो लाइन का जो 3 लाइन का जो क्रॉस ओवर है ये एक्चुअल में इसके आइसोलेशन का पॉइंट कहलाता है। तो एक्चुअल में मेटल टू मेटल की जो सीमेंस प्रैक्टिस थी वो तो इसको लॉक करता था, मेटल टू कार्बन की जो प्रैक्टिस है ब्रिटिश प्रैक्टिस जिसको बोलते हैं, तो इसके अंदर ये जो पॉइंट है आइसोलेशन का इसमें अपन छूट दे सकते हैं। तो मेटल टू कार्बन की जो ब्रिटिश प्रैक्टिस है उसके अंदर इसको छूट दी जाती है। क्यों दी जाती है मैंने बताया था, मेंटेनेंस पर्पज के लिए और यार्ड में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने। लेकिन यहाँ पर एचडब्ल्यूआर में एक वर्किंग रूल भी दे रखा है, नॉन सिग्नलिंग जब मूवमेंट कर रहा है स्टेशन मास्टर तो वहां पर वो ये सुनिश्चित करेगा कि एक लाइन में जब वहां मूवमेंट कर रहा है तो 2 नंबर को ऑपरेट नहीं करेगा, ये उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी में डाला है। ठीक है। तो यहाँ पे लॉकिंग फ्री रखा है मेटल टू कार्बन में, लेकिन मैंने बताया था जहां तक संभव हो पॉइंट से पॉइंट लॉकिंग करना है। लेकिन अगर वो पॉइंट आइसोलेशन का है, रूट में नहीं आ रहा है, तो उस पॉइंट में यार्ड में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए और मेंटेनेंस पर्पज के लिए छूट दी जा सकती। इसके अलावा किसी भी रूल में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जा सकती है। जो चारों शर्तें बताई है ये आपकी जब तक फुलफिल नहीं होगी तब तक आपका सिग्नल ऑफ नहीं होगा। तो ये आपकी 4 बेसिक शर्तें हैं इंटरलॉकिंग की। तो इसको आप अच्छे से याद कर लें, एक बार कॉपी में लिख भी लें। एग्जाम में काफी बार कंफ्यूजन क्या होता है कि आप आगे पढ़ोगे तो वहां पर एचआर की शर्तें भी बताई जाती है, तो एचआर को यहाँ मिक्स करने की जरूरत नहीं, वैसे एचआर इसी पे ही बना है। बाकी मेन जो इंटरलॉकिंग का कॉन्सेप्ट है वो आपका यही रहेगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है स्टैंडर्ड ऑफ इंटरलॉकिंग क्या है। तो देखो स्टैंडर्ड ऑफ इंटरलॉकिंग क्या है, कुछ भी नहीं है। इंटरलॉकिंग को अपन ने क्या किया, स्पीड के आधार पे 4 भागों में बांटा। अब यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर ये स्टैंडर्ड ऑफ इंटरलॉकिंग क्यों बना है पहले ये समझे कि एक्चुअल में अगर आप एक जैसी व्यवस्था सब जगह लगाओगे, जैसे मान लो किसी सेक्शन में मान लो 4 गाड़ियां चल रही और किसी सेक्शन में 24 घंटे में 100 गाड़ियां चल रही, तो सेफ्टी की इंपॉर्टेंस ज्यादा कहां पर, जहां पर 100 गाड़ियां चल रही है वहां पर जो मानक जो है या जो सेफ्टी इंश्योर करने की जो व्यवस्था है वो सबसे ज्यादा ध्यान कहां देंगे अपन, 100 गाड़ियां जहां चल रही है, 4 गाड़ी वहां पर देने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां पर अगर आप वैसी व्यवस्था लगाओगे तो कॉस्ट बढ़ेगा। तो गाड़ी की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए यानी सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए और अवेलेबल अपने पास जो इक्विपमेंट है उसके आधार पे अपन ने क्या किया है, स्टैंडर्ड ऑफ इंटरलॉकिंग को स्पीड के आधार पे 4 भागों में बांटा है, जिसके तहत अपन ये डिसाइड करते हैं वहां पर किस तरह का इंटरलॉकिंग सिस्टम लगेगा, किस तरह की सिग्नलिंग व्यवस्था लगेगी, किस तरह के वहां पर इक्विपमेंट लगाए जाएंगे जिसके द्वारा अपन अधिकतम सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकते हैं। इसको अपन ने बोला स्टैंडर्ड ऑफ इंटरलॉकिंग। तो स्टैंडर्ड ऑफ इंटरलॉकिंग में क्या है, गाड़ी की सुरक्षा और गाड़ी की स्पीड बढ़ाने के लिए अवेलेबल जो सिग्नलिंग के जो इक्विपमेंट है उसको स्पीड के आधार पे 4 भागों में बांटा है, उसी को अपन ने बोला स्टैंडर्ड ऑफ इंटरलॉकिंग। अब ये स्टैंडर्ड ऑफ इंटरलॉकिंग जो है एक्चुअल में पुराना भी 4 ही था, जिसमें एक रूडिमेंट्री यानी परंपरागत होता था, फिर स्टैंडर्ड 1, 2 और 3 होता था, यानी 4 तरह का 4 भागों में पहले भी बांटे थे। एक्चुअल में 2004 में रिवाइज हुआ है, इसमें भी 4 भागों में बांटा है, इसलिए इसको रिवाइज्ड बोलते हैं। यहाँ पर स्टैंडर्ड 1 रिवाइज, स्टैंडर्ड 2 रिवाइज, स्टैंडर्ड 3 रिवाइज और स्टैंडर्ड 4 रिवाइज। तो स्टैंडर्ड ऑफ इंटरलॉकिंग को स्पीड के आधार पे 4 भागों में बांटा है। तो
जिस सेक्शन में ट्रेन की मतलब जो स्पीड है सेक्शन में वो अप टू 50 kmph तक है, तो वहां पर जो स्टैंड ऑफ इंटरलॉकिंग लगेगा वो 1 लगेगा, जिसको अपन बोलते हैं स्टैंडर्ड 1 रिवाइज्ड। जिस सेक्शन में स्पीड आपकी अप टू 110 kmph तक है तो वहां पर स्टैंडर्ड 2 रिवाइज्ड कहलाएगा। जिस सेक्शन में आपकी स्पीड अप टू 140 kmph है वो आपका स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड कहलाएगा। और जिस सेक्शन में स्पीड आपकी अप टू 160 kmph तक है वो आपका स्टैंडर्ड 4th रिवाइज्ड कहलाएगा। एक मिनट, एक ऑफिस से कॉल आया, कॉल हाँ। तो स्टैंडर्ड ऑफ इंटरलॉकिंग अपन ने स्पीड के आधार पे 4 भागों में बांटा है, ठीक है। तो जब आपकी सेक्शन में स्पीड 50 kmph तक है तो वहां पर जो स्टैंडर्ड ऑफ इंटरलॉकिंग की जो व्यवस्था लगेगी वो स्टैंडर्ड 1 को फॉलो करेगी, यानी 1 के अनुसार लगाया जाएगा। जिस सेक्शन में स्पीड आपकी 110 kmph तक है तो वहां पर स्टैंडर्ड 2 को फॉलो करेगा। और जिस सेक्शन में आपकी स्पीड 140 kmph तक है तो स्टैंडर्ड 3 को फॉलो करेगा। और जिस सेक्शन में स्पीड आपकी अप टू 160 kmph है वो स्टैंडर्ड 4 को फॉलो करेगा। यानी 1 रिवाइज, 2 रिवाइज, 3 रिवाइज, 4 रिवाइज एग्जाम में आता है तो आपको ये स्पीड पता होनी चाहिए। और आपको यहाँ पे टेबल दे के पता भी चल रहा है कि अपने पास जो वर्तमान में सिग्नलिंग व्यवस्था है उसमें अपन जो अधिकतम स्पीड की जो गाड़ी चला सकते हैं वो 160 kmph तक ही चला सकते हैं। अभी अपने पास जो अवेलेबल जो सेटअप है सिग्नलिंग का, इसके अंदर अधिकतम जो स्पीड है वो आपकी 160 kmph तक, ठीक है। इस टेबल में आपके टोटल 12 पॉइंट है। तो स्टैंडर्ड ऑफ इंटरलॉकिंग में यहाँ पर क्या है कि अपन ने स्पीड के आधार पे 4 भागों में बांटा है और वहां पर ये बताया है कि किस तरह का अरेंजमेंट वहां पर किया जाएगा जिसके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, अधिकतम स्पीड के साथ सुरक्षा को भी सुनिश्चित कर सकते हैं। तो ये इस टेबल में बताया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहला तो आपका स्पीड आ गया, 1 में आपका 50 हो गया, 2 में 110 हो गया, 3 में 140 हो गया और 4 में आपका 160। फिर आपका आता है आइसोलेशन। तो आइसोलेशन की देखो पहली शर्त मैंने आपको क्या बताई थी, जिस सेक्शन में मतलब रनिंग लाइन के ऊपर गाड़ी की स्पीड 50 kmph से ज्यादा है उस रनिंग लाइन को हमेशा दूसरी रनिंग लाइन से आइसोलेट करना आवश्यक। तो देखो 50 से ज्यादा है तो देखो यहाँ पर आइसोलेशन करना जरूरी है 2, 3, 4 में। जबकि स्टैंडर्ड 1 में क्या क्या स्टार लगा के, स्टार यहाँ पे क्यों लगाया, अगर वहां पर गुड्स लाइन भी है तो वहां पर भी आपको गुड्स लाइन और पैसेंजर लाइन को आइसोलेट करना है। अगर वहां पे गुड्स लाइन नहीं है तो आइसोलेशन की यहाँ पे जरूरत नहीं। क्लियर। फिर यहाँ पर तीसरा आइटम आता है सिग्नलिंग व्यवस्था कैसी लगेगी, 2 एस्पेक्ट लगाएंगे, एक मल्टी एस्पेक्ट लगाएंगे। तो स्टैंडर्ड 1 और 2 के अंदर क्या है, 2 एस्पेक्ट या मल्टी एस्पेक्ट लगा सकते हैं जो डिपेंड करता है उस सेक्शन में लाइन कैपेसिटी कितना है। लेकिन स्टैंडर्ड 3 और 4 में मल्टी एस्पेक्ट ही लगेगा, वहां पे 2 एस्पेक्ट नहीं, ठीक है। फिर आपका डबल डिस्टेंट का भी दिया है, डबल डिस्टेंट चौथा आइटम। तो यहाँ पर देखो ए रूट की जो मैं बात कर रहा था, जहां पर सेक्शन में स्पीड 120 kmph से ज्यादा है तो आपका एक्चुअल में ए रूट में 130 kmph आता है। 130 kmph अगर आप पढ़ोगे या सिग्नलिंग जनरल पढ़ाया जाएगा तो उसमें आएगा चार रूट जो सेक्शन है वो ए बी सी डी रूट में बांटे गए हैं। तो जो ए रूट जो होता है जिसको राजधानी रूट भी बोलते हैं वहां पर सेक्शन की स्पीड जो होती है 130 kmph से ज्यादा होती है। तो यहाँ पर आपका देखो अप टू 140 लिखा है स्टैंडर्ड, यानी ये राजधानी रूट यहाँ से चालू हो जाएगा। यहाँ पर 3 और 4 में आपको क्या करना है, डबल डिस्टेंस का प्रोविजन करना ही है। लेकिन स्टैंडर्ड 2 में क्या है, देखो आपकी स्पीड क्या दे रखी है, अप टू 110 kmph। लेकिन मैंने आपको पढ़ाते समय बताया था जिस सेक्शन में गुड्स ट्रेन की स्पीड 100 kmph से ज्यादा है तो वहां पे भी डबल डिस्टेंस का प्रोविजन करना है। तो ये देखो 110 kmph 100 kmph आ रहा है गुड्स ट्रेन के लिए तो स्टैंडर्ड 2 से चालू हो जाएगा, तो यहाँ पे भी आपको डबल डिस्टेंस का प्रोविजन करना है। लेकिन अगर यहाँ पर गुड्स ट्रेन की स्पीड 100 kmph से ज्यादा नहीं है तो यहाँ पर डबल डिस्टेंस का प्रोविजन करने की जरूरत नहीं, ठीक है। फिर आपका आता पॉइंट का ऑपरेशन कैसा रहेगा, तो एक्चुअल में स्टैंडर्ड 1 में मैकेनिकल ऑपरेशन रहेगा, यानी जहां पर मैकेनिकली आप पॉइंट को ऑपरेट कर सकते हो। स्टैंडर्ड 2 और 3 में मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल हो सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड 4 में पॉइंट का ऑपरेशन क्या रहेगा, इलेक्ट्रिकल ही रहेगा। फिर आपका पॉइंट का लॉकिंग आता है, पॉइंट के ऊपर जो लॉकिंग अरेंजमेंट मैंने बताया ना, एक तो होता है ऑपरेशन, एक होता है आपका लॉकिंग, पॉइंट को लॉक करना। फिर आपका पॉइंट का डिटेक्शन का अरेंजमेंट, पॉइंट के साथ 3 चीजें जुड़ी होती है, एक तो पॉइंट का ऑपरेशन होता है, फिर पॉइंट का लॉकिंग आता है, फिर पॉइंट का डिटेक्शन आता है। तो पॉइंट का लॉकिंग क्या रहेगा, की यानी की लॉकिंग, यहाँ पे गार्ड कम है तो मैनुअली पुराने जमाने में क्या होते थे, आपका पॉइंट के ऊपर एक पैडलॉक लगा करके लॉक किया जाता था जिसको की लॉकिंग बोलते हैं। उसके बाद अपन ने क्या किया, सेंटर में एक
लॉक लगाया था, उसके द्वारा स्ट्रेचर बार को लॉक करते थे मैनुअली, तो उसके अंदर हैंड प्लंजर लॉक बोलते थे, यानी एक टेपेट होती थी, अंदर डाल करके स्ट्रेचर बार को लॉक कर देते तो पॉइंट उसी स्थिति में लॉक रहता था, और गाड़ी जब उसके ऊपर पास हो रही है तब उसको नहीं बदल सकते, तो मैनुअली उसको करते थे, उसको बोलते थे हैंड प्लंजर लॉक, जिसका शॉर्ट में लिखा HPL। और एक लिखा FPL, फेसिंग प्लंजर लॉक, यानी उस प्लंजर को बाद में अपन ने क्या लॉक बार से कनेक्ट करके केबिन से सेंट्रलाइज ऑपरेशन किया था, उसको बोला गया फेसिंग प्लंजर लॉक। तो पॉइंट का जो लॉकिंग रहेगा वो की लॉकिंग FPL या HPL हो सकता है स्टैंडर्ड 1 में। एक्चुअल में ये सेक्शन में गाड़ी की स्पीड पे, सेक्शन में लाइन कैपेसिटी पे डिपेंड करेगा। नंबर ऑफ ट्रेन की संख्या कम है तो वहां पर की लॉकिंग या HPL का अरेंजमेंट करेंगे, अगर संख्या ज्यादा है तो वहां पर FPL का अरेंजमेंट किया जाएगा। स्टैंडर्ड 2 और 3 के अंदर पॉइंट का जो लॉकिंग रहेगा वो FPL या पॉइंट मशीन ही रहेगा। FPL यानी वहां पर लॉक बार के द्वारा आप जो लॉक करते हो, फेसिंग प्लंजर लॉकिंग जिसको बोलते हैं, या पॉइंट मशीन के द्वारा जो लॉकिंग किया है। लेकिन स्टैंडर्ड 4 में क्लैंप टाइप लॉकिंग ही रहेगी। क्लैंप टाइप क्या है, एक्चुअल में आपको क्लैंप टाइप पॉइंट मशीन पढ़ाएंगे उसमें आएगा। क्लैंप टाइप जो लॉकिंग होता है उसमें आप एक्चुअल में ये जो पॉइंट मशीन और FPL से जो लॉकिंग करते हो इसमें आप टंग ड्रिल को ही डिटेक्ट करते हो, स्टोक रेल का यहाँ पे प्रूफ नहीं किया जाता है। क्लैंप टाइप लॉकिंग में क्या होता है, आपका स्टोक रेल और टंग रेल दोनों उसमें प्रूफ हो जाता है। तो स्टैंडर्ड 4 में क्लैंप टाइप लॉकिंग ही किया जाएगा। फिर आपका पॉइंट का जो डिटेक्शन रहेगा, स्टैंडर्ड 1, 2, 3 में मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल डिटेक्शन हो सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड 4 में इलेक्ट्रिकल डिटेक्शन ही रहेगा। फिर आपका लॉक डिटेक्शन स्टैंडर्ड 1 में जरूरी नहीं है, स्टैंडर्ड 2, 3 और 4 में डिटेक्शन जरूरी है। फिर आपका इंटरलॉकिंग अरेंजमेंट, तो इंटरलॉकिंग में की इंटरलॉकिंग या मैकेनिकल इंटरलॉकिंग बोलते हैं। की इंटरलॉकिंग में पुराने जमाने में क्या होता था, आपके सिग्नल और पॉइंट जो होते थे ये आपस में कनेक्टेड नहीं होते थे, ये एक्चुअल में एक की के द्वारा लॉक होते थे, और स्टेशन मास्टर ऑफिस में एक की बॉक्स होता था जिसके अंदर वो इंटरलॉकिंग अरेंजमेंट दिया जाता था। तो पहले क्या, पॉइंट्समैन जाता था, पॉइंट चला के आवश्यक स्थिति में कन्वर्ट करके उस चाबी को लेके इस बॉक्स पे लेके आता था, और स्टेशन मास्टर उस चाबी को डालेगा तब सिग्नल की चाबी वहां पर रिलीज होती। तो इस तरह की जो इंटरलॉकिंग होती थी उसको की इंटरलॉकिंग। फिर आपका मैकेनिकल इंटरलॉकिंग है, उसमें अपन ने क्या किया, केबिन बना दिया, इसके अंदर जितने भी गियर है उनको आपस में इंटरकनेक्ट एक लीवर फ्रेम में कर दिया, यानी जितने भी फील्ड के गियर है, पॉइंट है, लॉक बार है या फिर आपका सिग्नल है, वो एक माध्यम के द्वारा, यानी आपका जो भी ट्रांसमिशन माध्यम है इसमें रोड या वायर के माध्यम से जुड़े रहेंगे, और वो लीवर फ्रेम के ऊपर लीवर के साथ कनेक्टेड होते थे। और लीवर फ्रेम के बैक साइड में एक इंटरलॉकिंग फ्रेम होती थी जिसके अंदर वो आपस में लीवर इंटरलॉक्ड होते थे। जब तक फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलेगी तब तक आपका जो सिग्नल का लीवर है वो ऑपरेट नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं अपन मैकेनिकल इंटरलॉक। तो इसके बाद इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोमैकेनिकल है, यानी मैकेनिकल जो ऑपरेशन था उसके ऊपर इलेक्ट्रिकल कंट्रोल लगा। ठीक है, यानी ऑपरेशन तो अपन मैकेनिकल कर रहे हैं लेकिन फील्ड में जो गियर है वो इलेक्ट्रिकली ऑपरेट हो रहे थे, यानी पॉइंट मशीन लगा दी, लीवर फ्रेम से ऑपरेट कर रहे हो, तो वहां पर अपन ने क्या किया, लीवर के साथ एक लीवर लॉक लगा दिया। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंटरलॉक। और उसके बाद प्योरली इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग है जिसके अंदर अपन ने क्या किया, रिले के द्वारा उसको सुनिश्चित किया, तो इसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिकल इंटरलॉक। और आज की डेट में जो चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग, जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, एक कंप्यूटर यानी प्रोसेसर के अंदर प्रोग्राम बना करके इंटरलॉकिंग की जो शर्तें हैं वो एक सॉफ्टवेयर के द्वारा सुनिश्चित करते हैं, इसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग। तो अपने पास जो इंटरलॉकिंग थी कितनी तरह की है, की इंटरलॉकिंग और मैकेनिकल इंटरलॉकिंग, ये दोनों मैकेनिकल इंटरलॉकिंग की पार्ट है। की इंटरलॉकिंग में क्या था, की बॉक्स के अंदर इंटरलॉकिंग होता था, और मैकेनिकल इंटरलॉकिंग में क्या है, आपके लीवर फ्रेम के ऊपर, केबिन के ऊपर या जो भी प्लेस है सुटेबल प्लेस, वहां पर एक केबिन या लीवर फ्रेम बना करके वहां पर लीवरों को आपस में कनेक्ट करते थे, उसको अपन बोलते हैं मैकेनिकल इंटरलॉकिंग। फिर आपका आता है इलेक्ट्रोमैकेनिकल, फिर आपका आता है इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग, एक आपका आता है इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग। तो इंटरलॉकिंग में क्या बोला, स्टैंडर्ड 1 में की या मैकेनिकल इंटरलॉकिंग होगा, 2 और 3 में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोमैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग कुछ भी हो सकता है। लेकिन स्टैंडर्ड 4 जो रहेगा वो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग ही वहां पे लगेगी। तो एक्चुअल में ये क्या है कि स्पीड के आधार पे स्टैंडर्ड ऑफ इंटरलॉकिंग को 4 भागों में बांटा है, और उसके अंदर ये डिसाइड किया गया है कि वहां पर किस तरह की सिग्नलिंग व्यवस्था होगी, डबल डिस्टेंट कैसा रहेगा, होगा नहीं होगा, डिस्टेंट किस तरह का लगाएंगे, यानी सिंगल डिस्टेंट लगाना है, डबल डिस्टेंट लगाना है, पॉइंट का ऑपरेशन कैसा होगा, लॉकिंग कैसा होगा, डिटेक्शन कैसा होगा, फिर इंटरलॉकिंग कैसा होगा, सिग्नल टाइप ऑफ सिग्नल कैसा होगा, वो सब इस टेबल में बताया गया है। फिर ट्रैक सर्किटिंग है, यानी यार्ड में कहां तक ट्रैक करना है, ट्रैक सर्किटिंग करना है, तो स्टैंडर्ड 1 में जरूरत नहीं थी। स्टैंडर्ड 2 और 3 में जितनी भी आपका जैसे है रन थ्रो लाइन जो बोला, ऑल रनिंग लाइन जो होती थी उसके ऊपर आपको क्या करना था,
ट्रैक सर्किट प्रोवाइड करना है। स्टैंडर्ड 3 के अंदर आपका क्या रहेगा, आपका जो आउटर मोस्ट स्टॉप सिग्नल से स्टॉप सिग्नल के बीच का जो पोर्शन रहेगा वो ट्रैक सर्किटेड रहेगा। और स्टैंडर्ड 4 में जाएंगे तो आउटर मोस्ट जो सिग्नल है यानी डिस्टेंट टू डिस्टेंट उनके बीच का पूरा पोर्शन ट्रैक सर्किटेड रहेगा। तो ये यहाँ पर बताया गया है। फिर आता है ब्लॉक वर्किंग। ब्लॉक किस तरह का रहेगा, तो स्टैंडर्ड 1 में टोकन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट चलेगा। स्टैंडर्ड 2 में टोकन या टोकनलेस, एचजी लिखा है इसका मतलब है टोकनलेस, तो टोकन या टोकनलेस हो सकता है, जो डिपेंड करेगा वहां पर लाइन कैपेसिटी कितना है। स्टैंडर्ड 3 और 4 में टोकनलेस रहेगा और साथ में देखो टीसी लिखा है यानी ट्रैक सर्किट यानी बीपीसी अरेंजमेंट के साथ रहेगा। ए रूट आता है तो वहां पर आपको क्या बीपीएससी के साथ लगाने ब्लॉक सेक्शन को एक्सेल काउंटर के द्वारा प्रूव करना, यानी फिजिकली वहां पर प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ट्रैक सर्किट यानी आपको बीपीएससी का अरेंजमेंट वहां पर करना। फिर आता है स्पीड। स्पीड का फुल फॉर्म होता है सिग्नल पास एट डेंजर, न हो उसको रोकने के लिए आवश्यक व्यवस्था जो स्टैंडर्ड 4 में होनी चाहिए, 1, 2, 3 में इनकी आवश्यकता नहीं है। यानी स्पीड को रोकने के लिए जो भी अपने पास आवश्यक इंस्ट्रूमेंट है एडब्ल्यूएस टीपीडब्ल्यूएस यानी इस तरह की जो व्यवस्था है वो स्टैंडर्ड 4 में होना चाहिए। यानी अगर मान लो गलती की वजह से, क्योंकि एक्चुअली स्टैंडर्ड 4 में एक तो स्पीड ज्यादा होती है और ऑटो सिग्नलिंग में जब जाओगे वहां पर क्या होता है सिग्नल के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कम होता है, तो कंटिन्यूस लोको पायलट देख नहीं पाता है, एस्पेक्ट को मॉनिटर नहीं कर पाता है, तो उसकी गलती की वजह से वहां पे दुर्घटना ना हो तो उसको रोकने के लिए ऐसी सिग्नलिंग मतलब इस तरह का सेक्शन जहां पर जो स्टॉप सिग्नल है वो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कम है और नंबर ऑफ ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी जहां पर ज्यादा है, तो वहां पर सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए एडिशनल इक्विपमेंट लगाए जाते हैं जो लोको पायलट की हेल्प करते हैं। एडिशनल इक्विपमेंट पहले तो लोको पायलट खुद भी ऑब्जर्व करेगा, अगर वो नहीं करता है तो पहले उसको अलार्म या बजट के द्वारा अलर्ट करेगा, और वो नहीं कर पाता है, मान लो सुनता नहीं अलर्ट नहीं होता है, तो सिस्टम खुद ही अपना ब्रेकिंग सिस्टम को इम्प्लीमेंट करके सेफ्टी को सुनिश्चित करता है। तो उसके लिए आवश्यक जो इक्विपमेंट अपने पास आज की तारीख में है जिसमें एडब्ल्यूएस और टीपीडब्ल्यूएस आते हैं, और फ्यूचर में अभी लेटेस्ट में टिकास करके भी इक्विपमेंट आया, ट्रेंड कोलिजन अवॉइडिंग सिस्टम जो आ रहा है, तो वो सारे जो इक्विपमेंट है वो स्पेड के इक्विपमेंट कहलाते हैं, यानी स्पेड का केस ना उसको रोकने वाले, तो ये स्टैंडर्ड 4 में वहां पे लगाना आवश्यक। तो यहाँ पर अपन ने ये एक टेबल के बारे में चर्चा की, स्टैंडर्ड ऑफ इंटरलॉकिंग, जिसमें 4 भागों में बांटा गया। तो ये थोड़ा सा आप इसको टेबल बना करके एक बार दो बार आप लिखोगे तो ये याद हो जाएगा। इसको अच्छे से आप लोग याद कर लें। ये एक्चुअल में टॉपिक लाइफ टाइम आप जब तक रेलवे की सिग्नलिंग में रहोगे सब जगह काम आएगा, और फील्ड में भी आपको ये पता होना चाहिए। अगर कंस्ट्रक्शन में काम करोगे तो ये चीजें आपको नॉलेज में रखनी पड़ेगी। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलो, नहीं तो फिर 5 मिनट का ब्रेक लेके अपन इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, नए टॉपिक पे जाएंगे। यहाँ तक किसी को कोई चीज पूछना है? अच्छा सर, कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल समझ नहीं आया सर। कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल समझ में नहीं आया। ये आपका यार्ड का लेआउट है, यहाँ पर आपका होम सिग्नल है, मल्टी एस्पेक्ट सिग्नल व्यवस्था है, और यहाँ पर आपका एक संट सिग्नल। तो संट सिग्नल दोगे तो एक लाइन में, 2 लाइन में, 3 लाइन में दिया जा सकता है। संटिंग करते हो यहाँ पर गाड़ी को ला करके आप वापस स्टेशन पे लोगे, तो इस संट के द्वारा आप किसी भी लाइन में गाड़ी ले सकते हो। ये तो समझ में आया ना। तो ये संट जो दोगे तो आपका जो आगे का जो स्टॉप सिग्नल होगा यहाँ तक इसका रूट रहेगा, गाड़ी यहाँ से यहाँ तक जाएगी स्टॉप सिग्नल। अब आपका होम सिग्नल जब आप दोगे तो होम सिग्नल का भी रूट यही बनेगा। अगर एक लाइन में गाड़ी देना हो तो उसके आगे एक पर्याप्त दूरी खाली, ये पूरा इसका क्या कहलाएगा, ओवरलैप तक, ये इस सिग्नल का। तो ये संट सिग्नल और ये होम सिग्नल जो एक लाइन में या मेन लाइन या 3 लाइन में दे रहे हो, तो इन तीनों के लिए ये सिग्नल आपस में क्या कहलाएगा, कॉन्फ्लिक्टिंग कहलाएगा। एक समय आप एक ही दे सकते। अगर आपने संट दे रखा तो आप होम सिग्नल वहां पर ऑपरेट नहीं कर सकते। समझ में आया? क्लियर हुआ? यस सर। अगर हाँ, मान हो लो गया यहाँ पर आपका होम सिग्नल है इस दिशा में, ये आपकी अप डायरेक्शन है, ये आपकी डाउन डायरेक्शन है। तो अप डायरेक्शन से जब आपने एक लाइन को सिग्नल दिया है हेड एंड बना करके, तो डाउन साइड से एक लाइन में आप सिग्नल नहीं दे सकते, क्योंकि देने जाओगे तो ये बर्थिंग पोर्शन इसके लिए चाहिए, तो ये इसके कॉमन पड़ता है। तो एक लाइन अप का एक लाइन डाउन आपस में एक दूसरे के कॉन्फ्लिक्टिंग कहलाते हैं। मतलब जब आप सिग्नल को ऑफ करने जाते हो तो आपको खाली ये देखना है कि वो सिग्नल का मूवमेंट कहां से कहां तक हुआ। तो मैंने आपको बताया था कोई भी सिग्नल का जो मूवमेंट होता है वो एक स्टॉप सिग्नल से दूसरे स्टॉप सिग्नल तक होता है, बताया था मैंने। तो
आपको मैंने बताया था जैसे ये सिग्नल स्टॉप है, आप ये ऑफ करते हो तो ये स्टॉप सिग्नल S1 से चल के गाड़ी S2 तक जाएगी और उसके आगे एक पर्याप्त दूरी आपको खाली छोड़नी होती है, इसको अपन सिग्नल ओवरलैप। तो अगर कोई सिग्नल आप पैनल पे खड़े हो, जब आप उसको ऑफ करने जा रहे हो, आपको ये देखना है कि वो सिग्नल कहाँ से कहाँ तक मूव करेगा और उसके आगे ओवरलैप का जो स्पेस है। अगर आप किसी दूसरे सिग्नल को भी ऑफ करने जा रहे हो तो अगर पहले वाला जो सिग्नल आपने देखा उसका कोई भी पोर्शन, रूट, आइसोलेशन, ओवरलैप का अगर दूसरे सिग्नल के मूवमेंट में कॉमन पड़ता है तो ऐसे सिग्नल आपस में एक दूसरे के कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल कहलाते हैं। क्लियर हुआ? यस सर। ओके, नहीं तो सर आप स्पार्ट पैनल क्या पे होता है? जाओगे तो पैनल पे जो भी आपके जहाँ पे भी आप ट्रेनिंग ले रहे हो वहां पर आप ऑब्जर्व करना, पैनल पे खड़े होकर जो भी आपके कंट्रोलिंग इंचार्ज है उनके साथ या जो भी आप जिस ईएसएम के पास काम कर रहे हो तो उनको पूछना। तो पैनल पे आपको बताएंगे, जैसे मान लो आपको एक लाइन का सिग्नल देना है तो बताएगा कि एक लाइन में जाओगे तो कौन कौन से रूट बनते हैं। तो एक लाइन में देखो आप डेड एंड लगा के भी सिग्नल दे सकते हो और मेन लाइन लगा के भी सिग्नल दे सकते हो। एक लाइन में जब आप दोगे तो इसके दो रूट बन सकते हैं, एक तो आपका डेड एंड बन के बनेगा, एक मेन लाइन। ठीक है, तो जो आप सिग्नल दे रहे हो दूसरा, अगर वो सिग्नल और पहले जो सिग्नल दिया है उनके जो मूवमेंट जहां से जहां तक हो रहे हैं, अगर कोई भी पोर्शन आपस में एक दूसरे का कॉमन पड़ता है तो आपस में कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल कहलाता है। अब जैसे मैंने यहाँ पर एक अप में दिया और एक डाउन में दिया, अगर मैं एक डाउन वाला जो सिग्नल है वो 3 लाइन में देता हूँ, एक लाइन का अप में देता हूँ, तो इसमें क्या होता है, देखो कॉमन कोई नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे मैं डेड एंड इसका बना रहा हूँ डाउन का 3 लाइन में इस दिशा में, और अप का जो मैं सिग्नल दे रहा हूं वो एक लाइन में डेड एंड बना के यहाँ पे दे रहा हूं, और डाउन का 3 लाइन में दे रहा हूं। तो देखो यहाँ पर कोई भी पोर्शन कॉमन नहीं पड़ा है, तो एक लाइन अप का और 3 लाइन डाउन ये आपस में कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं कहलाए। सिंपल सा आपको ये देखना है कि जो भी आप सिग्नल देने जा रहे हो तो उसका मूवमेंट कहां से कहां तक हो रहा है। अगर कोई भी पोर्शन जहां से पहला सिग्नल आपने ऑफ किया है, अगर कोई कॉमन पार्ट पड़ता है किसी दूसरे सिग्नल के साथ, तो ऐसे सिग्नल आपस में कॉन्फ्लिक्टिंग कहलाते हैं। जैसे अभी यहाँ पर एडवांस स्टार्टर ही ले लो ना, इस डायरेक्शन मान लो एडवांस स्टार्टर मेरे को देना है, अगर मैंने होम सिग्नल दे रखा है तो मेरी गाड़ी यहाँ से इस दिशा में आएगी, तो क्या मैं एडवांस देके दूसरी गाड़ी भेज सकता हूँ उसके सामने? नहीं भेज सकता। तो ये एडवांस और ये होम आपस में एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, कॉन्फ्लिक्टिंग कहलाएंगे। क्लियर हुआ? जिस भाई ने पूछा उसको क्लियर हुआ? यस सर। ओके। सर ये ब्लॉक वर्किंग में टोकन का मतलब क्या होगा सर, एक बार वापस बता दो तो। अभी आएगा आगे, ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे उसमें। वैसे एक्चुअल में क्या ये ऑथोरिटी है जो टोकन, जो ब्लॉक वर्किंग व्यवस्था, अभी मैं ये वर्किंग ऑफ सिस्टम जो आ रहा हूँ इसके अंदर ही आएगा कि ट्रेनों को चलाने के लिए नियम क्या बनाए गए। उसमें एक सिस्टम आता है आपका एब्सोल्यूट ब्लॉक वर्किंग सिस्टम, तो उसके अंदर आपको जब तक गाड़ी को ऑथोरिटी नहीं दोगे गाड़ी चल के नहीं जाएगी। तो आप लोगों ने देखा होगा स्टेशन पे आपका जब तक एडवांस स्टार्टर नहीं दिया होता तो गाड़ी चल के दूसरे स्टेशन को नहीं जाती। तो वहां पर पहले शुरुआती कंडीशन में क्या टोकन काम में लिए जाते थे। तो पुरानी पिक्चर आपने देखा होगा ना, या कहीं पे पुरानी पिक्चर ही है, आजकल तो खैर बचा नहीं। रिंग दिया जाता था एक ड्राइवर को, ड्राइवर एक रिंग लेके जाता था, उस रिंग में एक टोकन हुआ करता था, वो उसकी ऑथोरिटी होती थी। अगर वो उसको ऑथोरिटी नहीं मिलेगी तो वो गाड़ी लेके ब्लॉक खंड में नहीं जाएगा, उसको अपन बोलते हैं टोकन। अलग अलग तरह के होते हैं, आगे आएगा वो बताऊंगा मैं, है ना। टोकन सर ओके स्पार्ट सर। क्या होता है? है, स्पार्ट क्या होता है? इस पार्ट का अभी फुल लास्ट फॉर्म में सिग्नल पास एट डेंजर, इसका फुल फॉर्म है। अगर मान लो किसी सिग्नल को ऑन स्थिति में आपने पार कर लिया है तो वहां पर क्या होगा, एक्सीडेंट की संभावना बढ़ जाएगी। तो अगर ड्राइवर ने देखा तब तो खुद ही कंट्रोल करेगा, अगर मान लो नहीं देखा है तो उसके लिए लेटेस्ट में जो इक्विपमेंट आ रहे हैं जिसमें एक आपका AWS आता है, TPWS है, और अभी नई एक टेक्नोलॉजी और आ गई अभी जिसको बोलते हैं टिकास, ट्रेन कोलिजन अवॉइडिंग सिस्टम। तो ये क्या करता है, अगर मान लो किसी गाड़ी ने किसी सिग्नल को ऑन में या किसी एस्पेक्ट पे भी क्रॉस किया है, जैसे मान लो येलो पे किया है, कॉशन एस्पेक्ट जिसको बोलते हैं, और उसकी जो स्पीड है वहां पर उस सेक्शन में दी गई स्पीड से ज्यादा है, तो वहां पर वो क्या करेगा, पहले तो अलार्म जनरेट करेगा,
और उसके बाद अगर वो लोको पायलट अलर्ट नहीं होता तो खुद ही ऑटोमेटिकली ब्रेक लगा करके गाड़ी को कंट्रोल करेगा। तो इस तरह का जो सिस्टम होता है इसको बोलते हैं स्पीड का केस ना हो तो उसको रोकने के लिए। स्पार्ट का फुल फॉर्म होता है सिग्नल पास एट डेंजर, यानी किसी सिग्नल को गाड़ी ने डेंजर में पास कर लिया उसको स्पीड का केस बोलते हैं। तो वो स्पीड का केस ना हो, उसको रोकने का अरेंजमेंट वहां पर होना चाहिए। तो उसको रोकने के लिए अपने पास जो इक्विपमेंट अभी काम में ले रहे हैं उसमें AWS, TPWS और टिकास नाम के जो इक्विपमेंट है वो गाड़ी को डेंजर में पास होने से रोकते हैं। रोकते तो क्या मतलब अलर्ट करते हैं, ब्रेक लगाते हैं। गाड़ी अगर क्रॉस कर जाती है और अगर स्पीड भी कंट्रोल करते हैं, मान लो जैसे टिकास और जो नए इक्विपमेंट आ रहे हैं TPWS सेक्शन में जो स्पीड दी गई अगर उस स्पीड से भी ज्यादा है, मान लो कॉशन एस्पेक्ट था और गाड़ी ग्रीन एस्पेक्ट पे चल रही है तो स्पीड ज्यादा रहेगी, तो मान लो जैसे सबर्बन में है तो ऑटो सिग्नलिंग लगी है तो वहां पर आगे वाली गाड़ी मान लो किसी वजह से अगर पहले खड़ी हो गई तो पीछे अगर वो ज्यादा स्पीड से आएगा तो क्या होगा, कोलिजन कर देगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो नहीं हो तो उसके लिए वहां पर क्या है ब्रेकिंग सिस्टम इंप्लीमेंट करता है। पहले तो अलार्म जनरेट करता है, अगर वहां पे भी अलर्ट नहीं होता है लोको पायलट तो खुद ही ब्रेक लगा देता है गाड़ी। तो स्पीड का फुल फॉर्म है सिग्नल पास एट डेंजर, यानी गाड़ी ने अगर किसी सिग्नल को डेंजर में पास कर दिया तो उसको स्पीड का केस बोलते हैं। और उस स्पीड को रोकने के लिए अपने पास जो इक्विपमेंट है वो आपके स्पीड में दुर्घटना को रोकने के लिए, एक्चुअल में गाड़ी तो क्रॉस कर ही जाएगी और अभी तो लेटेस्ट में जो आ रहे हैं वो एडवांस में अगर आगे का सिग्नल का एस्पेक्ट अगर नहीं है तो पहले से वहां पर ब्रेकिंग सिस्टम लगा देता है, गाड़ी को वहां पे कंट्रोल कर लेता है। तो आगे आएगा AWS TPWS में पढ़ेंगे किस तरह से काम करता है, या बॉम्बे में आप लोग जो ट्रेनिंग ले रहे हैं उनको तो पता ही होगा। तो यहाँ पर मैं 5 मिनट, हाँ बोलो। वो कैच स्लाइडिंग और स्लिप स्लाइडिंग जो रेशियो था सर 1:80 और 1:100, वो क्या सर, उसका क्या मतलब है? वो ढलान का अनुपात है, मतलब 80 फुट, जैसे अपन फुट में बात करें तो जैसे आपने इस पॉइंट से चले, मान लो कोई पॉइंट है आपका 80 फुट तक चले तो यहाँ पर आपका जो स्लोप आ रहा है वो 1 फुट का आ जाता है अगर फुट में करें तो बात। एक्चुअल में वो रेशियो है, अगर मान लो 80 मीटर आप चल रहे हो तो 1 मीटर का यहाँ पर अगर आपका स्लोप मिल रहा है तो ग्रेडियंट कहलाता है। वो ग्रेडियंट का अनुपात दे रखा है स्लोप का। तो जैसे इस तरह का स्लोप है ना, तो ये इस पॉइंट से आपका स्लोप स्टार्ट हुआ और यहाँ पर आपका ये पॉइंट देखोगे लेवल में तो यहाँ पर 1 मीटर की डेप्थ आ रही है। तो वो है 80 मीटर चलने पे 1 मीटर आ रहा है या 100 मीटर चलने पे 1 मीटर आ रहा है। ओके सर। तो क्या ग्रेडियंट का अनुपात दिया है कि 1:80 का है या 1:100 का है। तो स्लिप साइडिंग के लिए 1:100 का अनुपात लिया गया है और कैश साइडिंग के लिए 1:80 का लिया गया है। और कुछ तो 5 मिनट का ब्रेक कर लो, उसके नेक्स्ट अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वर्किंग ऑफ सिस्टम, कार्य संचालन पद्धति। तो वर्किंग ऑफ सिस्टम क्या है उसके बारे में अपन यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो वर्किंग ऑफ सिस्टम क्या है, एक्चुअल में ट्रेनों को चलाने के लिए नियम बनाए गए हैं उसको अपन बोलते हैं वर्किंग ऑफ सिस्टम। ट्रेन को सेफली और अधिकतम, यानी दो चीज है यहाँ पर, सुरक्षा भी आपको ध्यान रखनी है और स्पीड भी बढ़ानी। तो उनको गाड़ियों के सुरक्षित संचालन के लिए, अधिकतम संचालन के लिए जो नियम बनाए गए हैं उसको अपन वर्किंग ऑफ सिस्टम बोलते हैं। और इसमें 2 तरह के मेथड काम में लिए जाते हैं। एक आपका आता है टाइम इंटरवल मेथड। वर्किंग ऑफ सिस्टम में 2 तरह के मेथड वर्ल्ड में काम में लिए जाते हैं। एक आता है आपका टाइम इंटरवल मेथड, एक आपका आता है स्पेस इंटरवल मेथड। टाइम इंटरवल मेथड में क्या होता है, आपकी 2 ट्रेनों के बीच में जो स्पेस है वो टाइम के रेस्पेक्ट में खाली रखते हैं। जैसे एक गाड़ी आपने भेजी, उसके कुछ समय अंतराल बाद आप दूसरी गाड़ी को भेजते, उसके बाद तीसरी गाड़ी को आप उसके कुछ समय अंतराल के बाद भेजते। इसके द्वारा अपन क्या करते हैं, सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। भाई एक्चुअल में यहाँ पर ये जरूरत क्यों पड़ी, तो आप लोग रोड पे चलते तो आपने देखा होगा रोड पे आपका एक तो ये जाने वाली लाइन है, ये आपकी आने वाली लाइन है, और रोड पे भी चौड़ी होती है तो ये गाड़ी आगे चल रही है तो आप उसको क्या कर सकते हो, ओवरटेक कर सकते हो। लेकिन ट्रेन के मामले में क्या है, आपका एक ट्रैक होता है जिसके ऊपर गाड़ी आपकी इस ट्रैक के ऊपर चलती है।
तो एक गाड़ी आगे चल रही है और पीछे अगर दूसरी गाड़ी आ रही है, तो जब तक पहले वाली गाड़ी उस जगह से हटेगी नहीं तब तक आप क्या करोगे, दूसरी गाड़ी नहीं चला सकते, जाएगी तो उसको क्रॉस कैसे करेंगे, तो क्या होगा, वहां पे दुर्घटना की संभावना है। तो उसको अपन क्या कराते हैं, क्रॉसिंग कराते हैं। तो उसके लिए अपन ने डिफरेंट टाइप के स्टेशन बनाए, यहाँ पर गाड़ियों को अपन क्या करते हैं, दूसरी लाइन पे डाइवर्ट करके उसको क्रॉस करवाते हैं स्टेशनों पे, ठीक है। तो यहाँ पर जब आपने एक गाड़ी भेजी है तो दूसरी गाड़ी, जैसे मान लो लंबा ब्लॉक खंड है और आपने अभी स्टेशन नहीं बनाया, तो जैसे मान लो अहमदाबाद से गाड़ी चली बॉम्बे जाना है, तो जब तक इस कंडीशन में आप कैसे सुनिश्चित करोगे कि पहले वाली गाड़ी कहाँ तक जा चुकी है। अगर आपकी अहमदाबाद से चली, बीच में कोई ब्लॉक खंड नहीं है और बॉम्बे जाना है, तो उसमें अपन अगर गाड़ी चलानी है तो दो मेथड काम आते हैं। एक तो आपका टाइम इंटरवल, यानी एक गाड़ी भेजूंगा, उसके कुछ समय अंतराल बाद दूसरी गाड़ी भेजूंगा। अब दूसरी क्या है कि अगर बॉम्बे से गाड़ी अहमदाबाद आनी है तो इस परिस्थिति में नहीं आ सकती, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग ट्रैक बिछाने पड़ेंगे। ये जाने वाला ट्रैक अलग रहेगा, आने वाला ट्रैक अलग रहेगा। इसके बाद आपकी यहाँ पर एक और समस्या आती है, अपने पास जो गाड़ी है जो आपके अहमदाबाद से चल के बॉम्बे जा रही है, तो उसकी सेक्शन में स्पीड कॉमन रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। मान लो एक गाड़ी आपने भेजी, उसकी स्पीड 60 kmph है, दूसरी गाड़ी भेजी उसकी 100 kmph है, तो उसमें क्या रहेगा, उस गाड़ियों के द्वारा जो दूरी तय की जाएगी वो अलग अलग रहेगी। तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। तो उसमें ह्यूमन एजेंसी के द्वारा गलती होने की संभावना ज्यादा है। तो उसमें दूसरा तरीका क्या है, अगर मान लो मेरे को अहमदाबाद से अलग अलग स्पीड की गाड़ी चलानी, तो उसके लिए अलग अलग ट्रैक बिछाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब यह है कि जो टाइम इंटरवल मेथड है, यह इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको अप और डाउन में अलग अलग, मतलब जितनी गाड़ी आप चला रहे हो किस स्पीड की है, तो सबके लिए अलग अलग ट्रैक आपको बिछाने पड़ेंगे, जिसमें आप ये डिसाइड करोगे कि एक स्पीड की गाड़ी उसी ट्रैक पे चलेगी, जाने वाली अलग आने वाली अलग, या पहले वो बचेगी उसके बाद दूसरी गाड़ी उस ट्रैक पे आप लोगे, ठीक है। तो इस तरह का जो मेथड होता है इसको बोलते हैं टाइम इंटरवल मेथड, और ये एक्चुअल में कॉस्ट इफेक्टिव नहीं, यानी अगर आपको इंडियन रेस्पेक्ट में, यानी अपने यहाँ पर अगर आपको गाड़ी चलानी है, तो आप लोगों ने देखा होगा, सेक्शन में देखा होगा, अपने पास गुड्स ट्रेन भी है, मेल एक्सप्रेस भी है, फिर राजधानी भी है, फिर गुड्स ट्रेन में भी छोटे डब्बे, मतलब कम वेगन की भी और ज्यादा वेगन की भी। और लोकल ट्रेन की भी बात करें तो लोकल ट्रेन कम डब्बों की भी आती है, ज्यादा की भी आती है, डेमो मेमो डिफरेंट टाइप के चलते। तो अगर आप टाइम इंटरवल पर अगर इनको चलाने जाएंगे तो आपको बहुत सारे ट्रैक बिछाने पड़ेंगे, इन सबके लिए अलग अलग, जो फिजिबल नहीं है। तो ये मेथड अपने यहाँ पर काम में नहीं लिया जाता है। अपने यहाँ पर जो मेथड काम में लेते हैं उसको बोलते हैं स्पेस इंटरवल मेथड। स्पेस इंटरवल मेथड में क्या होता है कि अपन दो ट्रेनों के बीच में एक निश्चित स्पेस खाली रखते हैं, जब तक वो स्पेस खाली नहीं है तब तक अपन दूसरी गाड़ी को इस पर्टिकुलर स्पेस में नहीं भेजते। तो इस तरह का जो मेथड है इसको बोलते हैं स्पेस इंटरवल मेथड। और यहाँ पर ये स्पेस, अब देखो आप यहाँ पर अगर डेमो भेजो या मेमो भेजो या लोकल ट्रेन भेजो, गुड्स ट्रेन भेजो, इनके द्वारा इस स्पेस को खाली करने में सबके द्वारा अलग अलग टाइम लिया जाता है। जब तक वो सेक्शन खाली नहीं होगा अपन तब तक दूसरी गाड़ी वहां नहीं चलाएगी। यहाँ पर टाइम का ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं अपने यहाँ पर। अपने यहाँ पर यह है कि भाई अधिकतम गाड़ियां कैसे सेफली वहां पर चला सकते, तो उसके लिए यहाँ पर स्पेस इंटरवल मेथड अपने यहाँ पर काम में लिया गया है। तो उसमें इकोनॉमिकली अपन क्या करेंगे, सेम ट्रैक पे अपन गुड्स भी चला सकते हैं और पैसेंजर भी चला सकते हैं, पैसेंजर में भी लोकल और मेल जो भी है आप वहां पे चला सकते हैं। तो अपने यहाँ पर जो मेथड काम में लिया गया है उसको बोलते हैं स्पेस इंटरवल मेथड, यानी यहाँ पर ट्रेनों के बीच में स्पेस को खाली रख के सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए अपन ने क्या किया, दो लंबे ब्लॉक खंड होते हैं, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था अहमदाबाद से बॉम्बे का, तो उसको छोटे छोटे ब्लॉक खंडों में बांटा और वहां पर अपन ने बीच में ब्लॉक खंड स्टेशन बनाए क्रॉसिंग कराने के। यानी जैसे ये आपका अहमदाबाद है और ये आपका मुंबई है, तो गाड़ी एक चल के गई तो यहाँ पे स्पेस कब खाली होगा, जब ये अहमदाबाद से चल के गाड़ी मुंबई पहुंचेगी तभी स्पेस खाली होगा, तब तक मैं दूसरी गाड़ी यहाँ पर नहीं चला सकता। तो उसके लिए मैंने क्या किया, बीच में बहुत सारे स्टेशन बनाए ब्लॉक खंड में, जो डिपेंड करता मेरे पास लाइन कैपेसिटी कितनी, उसके आधार पे मैं यहाँ पे बीच में ब्लॉक खंड बनाऊंगा। तो जैसे मान लो ये बी और सी ब्लॉक खंड बनाया, तो अगर अहमदाबाद से गाड़ी चली है और बॉम्बे से भी चली तो मैं दोनों आमने सामने गाड़ी चला सकता हूँ, क्योंकि मेरे को क्या बी से सी तक का स्पेस खाली और ए से बी तक का खाली है। अब बी से सी तक गाड़ी चलानी तो मैं यहाँ क्या करूंगा, बी पे जो गाड़ी ली उसको एक लाइन में रखूंगा और सी से गाड़ी में बी पे भेजूंगा। इस तरह से क्रॉसिंग करा करके मैं अधिकतम गाड़ियां चला सकता हूँ और साथ के साथ सुरक्षा को भी सुनिश्चित कर सकता हूँ। तो ये जो मेथड है इसको अपन बोलते हैं स्पेस इंटरवल मेथड। अब इस स्पेस इंटरवल मेथड के आधार पे भी 6 तरह के मेथड अपने यहाँ पे काम में लिए गए। वर्किंग ऑफ सिस्टम में
स्पेस इंटरवल के आधार पे भी 6 तरह के मेथड भारतीय रेलवे में काम में लिए जाते थे, जिसमें यहाँ पर आपको पिक्चर में 1 से 6 दिख रहे हैं, जिसमें ऊपर वाले 3 आज की डेट में काम में लिए जाते हैं, नीचे वाले 3 अभी वर्तमान में कहीं पे भी काम में नहीं लिए जा रहे। ठीक है, तो ये सभी जो मेथड है 6 के 6, ये सब आपके स्पेस इंटरवल मेथड पे काम करते हैं। तो उसमें जो सबसे पहला जो मेथड आया था, इसको अपन बोलते हैं एब्सोल्यूट ब्लॉक वर्किंग सिस्टम या संपूर्ण ब्लॉक पद्धति सिस्टम, एब्सोल्यूट ब्लॉक वर्किंग सिस्टम। फिर आपका आता है ऑटोमेटिक ब्लॉक वर्किंग सिस्टम, इसको अपन बोलचाल की भाषा में ऑटो सिग्नलिंग भी कहते हैं। फिर एक आपका आता है ओनली वन ट्रेन सिस्टम, वन ट्रेन ओनली सिस्टम, इसको अपन ओनली वन ट्रेन सिस्टम भी बोलते हैं। फिर आपका एक आता है फॉलोइंग ट्रेन सिस्टम, एक आता है पायलट गार्ड सिस्टम, एक आता है ट्रेन स्टाफ टिकट सिस्टम। तो ये नीचे वाले तीनों आज की डेट में कहीं पे भी काम में नहीं लिए जा रहे हैं। अभी अपन चर्चा करेंगे ऊपर 3 वाले सिस्टम जो है, जिसमें एक एब्सोल्यूट ब्लॉक वर्किंग है, फिर आपका ऑटोमेटिक ब्लॉक वर्किंग है, फिर आपका ओनली वन ट्रेन सिस्टम। ये तीनों मेथड स्पेस इंटरवल मेथड पे काम करते हैं, यानी पर एक निश्चित स्पेस खाली होता है तभी उस स्पेस में गाड़ी प्रवेश करती है, नहीं तो नहीं करती है। तो इसमें सबसे पहला जो मेथड काम में लिया गया था वो आपका आता है एब्सोल्यूट ब्लॉक वर्किंग सिस्टम। तो एब्सोल्यूट ब्लॉक वर्किंग सिस्टम में क्या होता है, एक्चुअल में आपका जो लंबा ब्लॉक खंड अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, इसमें छोटे छोटे ब्लॉक खंड बांटे गए, ब्लॉक खंडों में बांटा गया, और उस ब्लॉक खंड के एंड पर जो स्टेशन बनाए गए उनको ब्लॉक खंड स्टेशन कहा गया। जैसे ये मान लो ये स्टेशन है और बी स्टेशन है और ये सी, तो ए और बी और सी के बीच में जो भाग होता है इसको ब्लॉक खंड बोलते हैं। ठीक है, और इस ब्लॉक खंड की जो जिम्मेदारी होती है उस ब्लॉक खंड के दोनों एंड पर जो स्टेशन है उनकी ज्वाइंटली, और इस ब्लॉक खंड के अंदर गाड़ी तभी प्रवेश करेगी जब वहां पर आप ऑथोरिटी दो। ठीक है, तो इस तरह का जो मेथड होता है, इसलिए बोलते हैं इसको एब्सोल्यूट ब्लॉक, यानी पूर्णतः ब्लॉक, ये पूरा खाली होता तो ही गाड़ी इसमें जाएगी, नहीं तो नहीं जाएगी। एब्सोल्यूट ब्लॉक वर्किंग सिस्टम। तो इस व्यवस्था के अंतर्गत क्या होता है कि आपका जो ब्लॉक खंड होता है, यानी 2 स्टेशन के बीच का जो भाग होता है, उसके अंदर गाड़ी बगैर ऑथोरिटी के प्रवेश नहीं कर सकती। और यहाँ पर ऑथोरिटी कौन देगा, रिसीविंग एंड। जैसे एक गाड़ी आपका बी स्टेशन है और ये सी स्टेशन है, गाड़ी बी से सी को जब जाएगा तो बी ऑथोरिटी देगा, तो ऑथोरिटी तभी देगा जब सी इसको लाइन क्लियर के रूप में परमिशन देगा, और सी जब तक इसको लाइन क्लियर के रूप में परमिशन नहीं देगा तब तक बी स्टेशन गाड़ी को ऑथोरिटी नहीं दे सकता। और सी स्टेशन भी लाइन क्लियर की परमिशन बी को तभी देगा जब इसके यहाँ पर फर्स्ट स्टॉप सिग्नल के आगे एक पर्याप्त दूरी, जिसको अपन ने डेफिनेशन में पढ़ा था ब्लॉक ओवरलैप, वो जब तक खाली नहीं है तब तक वो सेंडिंग एंड को लाइन क्लियर की परमिशन नहीं दे सकता। इस तरह की जो व्यवस्था होती है इसको अपन बोलते हैं एब्सोल्यूट ब्लॉक वर्किंग सिस्टम। तो एब्सोल्यूट ब्लॉक वर्किंग सिस्टम में आप खाली ये डेफिनेशन यही देखना है, इसको आप पढ़ना, बता रहा हूँ, उसको समझने की कोशिश करना कि एब्सोल्यूट ब्लॉक वर्किंग जो व्यवस्था है ये ऐसी व्यवस्था है, इसके अंतर्गत किसी भी स्टेशन से गाड़ी तब तक नहीं चल सकती जब तक वहां पर उसको ऑथोरिटी नहीं मिल जाती। अब वो ऑथोरिटी आपका टोकन भी हो सकता है, टोकन लेस में एडवांस स्टार्टर भी हो सकता है, आगे अपन पढ़ेंगे। तो वर्ड आपको खाली ये ध्यान देना, ऑथोरिटी, यानी एब्सोल्यूट ब्लॉक वर्किंग सिस्टम के अंतर्गत सेंडिंग स्टेशन से गाड़ी तब तक नहीं चल सकती जब तक कि वहां पर उसको ऑथोरिटी नहीं मिल जाती। वो ऑथोरिटी टोकन के रूप में भी हो सकती है और एडवांस स्टार्टर के रूप में भी हो सकती है। अब इसमें दूसरी कंडीशन क्या बोलती है एब्सोल्यूट ब्लॉक वर्किंग में, सेंडिंग स्टेशन के द्वारा गाड़ी को ऑथोरिटी तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक कि उसको रिसीविंग एंड के स्टेशन के द्वारा लाइन क्लियर के रूप में परमिशन नहीं मिल जाता। सेंडिंग एंड गाड़ी को ऑथोरिटी तब तक नहीं दे सकता जब तक कि उसको रिसीविंग एंड के द्वारा लाइन क्लियर के रूप में परमिशन नहीं मिल जाता। और तीसरी कंडीशन ये बोलती है कि रिसीविंग एंड का जो स्टेशन मास्टर है वो सेंडिंग एंड को लाइन क्लियर की परमिशन तब तक नहीं दे सकता जब तक कि उसके यहाँ पर फर्स्ट स्टॉप सिग्नल के आगे एक पर्याप्त दूरी खाली न हो। जब तक उसके यहाँ पर फर्स्ट स्टॉप सिग्नल के आगे एक पर्याप्त दूरी खाली न हो, और वो पर्याप्त दूरी आती है ब्लॉक ओवरलैप, जो टू एस्पेक्ट सिग्नल व्यवस्था के लिए 400 मीटर और मल्टी एस्पेक्ट सिग्नल व्यवस्था के लिए 180 मीटर जब तक खाली नहीं है तब तक वो सेंडिंग एंड को लाइन क्लियर की परमिशन नहीं दे सकता। इस तरह की जो व्यवस्था होती है इसको अपन बोलते हैं एब्सोल्यूट ब्लॉक वर्किंग सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट ब्लॉक वर्किंग सिस्टम। तो यहाँ पर आपको ये डेफिनेशन में 1 नंबर में ये देखो, पहली कंडीशन वही बतानी है, सेंडिंग एंड ऑथोरिटी नहीं दे सकता। दूसरा, वो ऑथोरिटी तब तक नहीं दे सकता जब तक कि रिसीविंग एंड से उसको लाइन क्लियर की परमिशन
नहीं मिल जाता। और तीसरा, लाइन क्लियर की परमिशन वो कब देगा? डबल लाइन में है तो उसके यहाँ पर फर्स्ट स्टॉप सिग्नल के आगे की पर्याप्त दूरी, और सिंगल लाइन में भी है तो फर्स्ट स्टॉप सिग्नल के आगे की एक पर्याप्त दूरी। और वो पर्याप्त दूरी क्या बताया मैंने आपको? ब्लॉक ओवरलैप। 2 एस्पेक्ट सिग्नल व्यवस्था तो 400 मीटर और मल्टी एस्पेक्ट सिग्नल व्यवस्था तो 180 मीटर जब तक खाली नहीं है तब तक वो लाइन क्लियर की परमिशन नहीं दे सकता। इस तरह की जो व्यवस्था होती है इसको अपन बोलते हैं एब्सोल्यूट ब्लॉक वर्किंग सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट ब्लॉक वर्किंग सिस्टम। तो देखो यहाँ पर पिक्चर आपको दिख रही है, स्टेशन ए, स्टेशन बी, यहाँ पर एलएसएस, एक्चुअल में यहाँ पर टोकनलेस व्यवस्था है तो एलएसएस आपका अथॉरिटी हो गया। तो स्टेशन ए गाड़ी को अथॉरिटी यानी एलएसएस तब तक ऑफ नहीं कर सकता जब तक कि इसको स्टेशन बी से लाइन क्लियर की परमिशन नहीं मिल जाए। और स्टेशन बी स्टेशन ए को लाइन क्लियर की परमिशन तब भी देगा जब इसके यहाँ पर फर्स्ट स्टॉप सिग्नल का एक पर्याप्त दूरी, जो 2 एस्पेक्ट सिग्नल व्यवस्था में 400 मीटर, मल्टी एस्पेक्ट सिग्नल व्यवस्था में जब तक इसके यहाँ पर 180 मीटर खाली नहीं है तब तक वो लाइन क्लियर की परमिशन नहीं दे सकता। तो इस तरह की जो व्यवस्था होती है इसको अपन बोलते हैं एब्सोल्यूट ब्लॉक वर्किंग सिस्टम। ठीक है। अब इस व्यवस्था के अंतर्गत गाड़ी के जो कंट्रोल होता है इस व्यवस्था में वो दोनों एंड के स्टेशन मास्टर के द्वारा होता है। ठीक है। और इस व्यवस्था में रिसीविंग एंड का स्टेशन मास्टर जब लाइन क्लियर की परमिशन देगा उसके पहले वो सुनिश्चित करेगा कि उसके यहाँ पर पहले वाली ट्रेन अगर कोई आई है तो पूरी तरह आ चुकी है। उसके बाद आने के बाद उसने जितने भी पिछले सिग्नल थे वो ऑन कर दिए गए हैं तो ही वो नया लाइन क्लियर वहां पे कर सकता, नहीं तो नहीं दे सकता। दो रूल आपको याद रखना है कि एब्सोल्यूट ब्लॉक वर्किंग व्यवस्था में जो जिम्मेदारी होती है वो किसकी होती है? स्टेशन मास्टर की। ठीक है। और यहाँ पर रिसीविंग एंड का जो स्टेशन मास्टर है वो लाइन क्लियर की परमिशन पहले सुनिश्चित तो करेगा फर्स्ट स्टॉप सिग्नल आगे पर्याप्त, लेकिन साथ के साथ दो चीजें और चेक करेगा कि पहले वाली अगर कोई गाड़ी आई है वो पूरी तरह उसके यहाँ पर आ चुकी है। दूसरा, जो गाड़ी आई है उसके पीछे के जो सिग्नल उसने ऑफ किए थे वो सारे ऑन कर दिए गए, उसके बाद ही वो लाइन क्लियर की परमिशन देगा। तो ये सुनिश्चित करना इस व्यवस्था के अंदर स्टेशन मास्टर का काम होता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत एब्सोल्यूट ब्लॉक वर्किंग व्यवस्था के अंदर इलेक्ट्रिकली इस ब्लॉक खंड की जानकारी देने के लिए यहाँ पर एक इक्विपमेंट लगाता है जिसको बोलते हैं ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट। एब्सोल्यूट ब्लॉक वर्किंग व्यवस्था के अंतर्गत स्टेशन मास्टर की हेल्प करने के लिए इस ब्लॉक खंड की पोजीशन इलेक्ट्रिकली दोनों एंड पर बताई जाती है, तो उसके लिए एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगाता है जिसको अपन बोलते हैं ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट। और ये ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट का जो सर्किट डिजाइन किया जाता है वो पूरी तरह से एब्सोल्यूट ब्लॉक वर्किंग के सिद्धांत पे काम करता है। यहाँ पर आपका जो एडवांस स्टार्टर होता है वो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट के साथ कनेक्टेड होता है और वो एडवांस स्टार्टर तब तक ऑफ नहीं होगा जब तक आपके ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट पे लाइन क्लियर नहीं मिल जाता। और लाइन क्लियर कौन देगा इसको? रिसीविंग एंड के परमिशन के द्वारा इस सेंडिंग एंड पर उसको परमिशन मिलेगी। ठीक है। तो इस तरह की जो व्यवस्था होती है इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट ब्लॉक वर्किंग सिस्टम। तो इनिशियल में क्या था आपका जो एब्सोल्यूट ब्लॉक वर्किंग सिस्टम था, बड़े बड़े ब्लॉक खंड थे, तो जब गाड़ियों की संख्या कम थी तो 40-45 किलोमीटर के ब्लॉक खंड बनाए। फिर जब गाड़ियों की संख्या बढ़ी तो 20, 22, 15, 10 तक आए तो सिंगल लाइन चला। ठीक है। तो जैसे जैसे गाड़ी की संख्या बढ़ती गई अपन ने क्या किया, ब्लॉक सेक्शन की लंबाई छोटे करते चले। फिर जब देखा और गाड़ियों की संख्या बढ़ गई तो अपन बीच में क्या बनाते थे, जहां पर पहले लंबे ब्लॉक खंड थे तो बीच में क्लास सी स्टेशन बना देते थे। आगे आएगा टाइप ऑफ स्टेशन, आगे पढ़ेंगे। तो टाइप सी स्टेशन बनाने से क्या फायदा हो गया, जो लंबे ब्लॉक खंड थे उसमें एक से ज्यादा गाड़ियां वहां पे चला सकते, यानी एक साथ 2 गाड़ियां वहां पे चल सकती, जिससे क्या लाइन कैपेसिटी इंक्रीज। लेकिन फ्यूचर में जब और गाड़ियां बढ़ी तब अपन क्या करने लगे, बीच में ब्लॉक सेक्शन में 2 लाइनें बिछा दी, जिसको अपन ने बोला डबल लाइन सेक्शन। इसमें एक लाइन पर एक दिशा में, दूसरी लाइन में विपरीत दिशा में एक साथ गाड़ियां आ जा सकती है। और यहाँ पर जो इक्विपमेंट लगाया गया था ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट, उसको डबल लाइन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट, पहले सिंगल लाइन था उसको सिंगल लाइन का ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे, डबल लाइन में रहेगा उसको डबल लाइन का ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे। जो आगे ब्लॉक वर्किंग आएगा उसमें अपन पढ़ेंगे। ठीक है। तो पहले सिंगल लाइन था, उसके बाद जब गाड़ियों की संख्या बढ़ी तो ब्लॉक सेक्शन छोटे किए, फिर और गाड़ियों की संख्या बढ़ी तो बीच में क्या किया, क्लास सी स्टेशन बनाए। फिर भी काम नहीं चला तो अपन ने क्या किया, डबल लाइन, यानी ब्लॉक खंड के बीच में 2 लाइनें बिछा दी, एब्सोल्यूट ब्लॉक वर्किंग व्यवस्था चलाते हैं। और इसमें भी जब गाड़ियों की संख्या बढ़ी तो बीच में क्या बनाया, क्लास सी स्टेशन। क्लास सी स्टेशन में कॉस्टिंग ज्यादा आती है तो इसका रिप्लेसमेंट अपन ने किया आईपीएस के द्वारा। इंटरमीडिएट ब्लॉक की एक सिग्नलिंग व्यवस्था होती है जिसके अंदर अपन ने बीच में क्या किया, वहां पर एक स्टॉप सिग्नल लगाते हैं और ये स्टॉप सिग्नल पिछले स्टेशन से कंट्रोल होता था। और इसके द्वारा अपन ने क्या किया, एक साथ 2 ट्रेनों का मूवमेंट सुनिश्चित किया। और यही आपका ऑटो सिग्नलिंग का जनक है।
यानी इसमें ये डिसाइड हुआ कि अपन जब आईबीएस लगा करके एक साथ ब्लॉक खंड में 2 गाड़ियां चला सकते हैं, इससे ज्यादा क्यों नहीं चला सकते। तो इसी के बाद आपका आता है ऑटो सिग्नलिंग। ठीक है, तो देखो पहले यहाँ क्या था, डबल लाइन बनाया, जब इसमें भी गाड़ियों की संख्या बढ़ी तो क्लास सी स्टेशन, और क्लास सी स्टेशन में कुछ सेविंग करने के लिए अपन क्या लेके आए, आईपीएस, लिमिटेशंस खत्म। अब अपने पास जब और गाड़ियों की संख्या बढ़ी तब अपन गए ऑटोमेटिक ब्लॉक वर्किंग सिस्टम। ऑटोमेटिक ब्लॉक वर्किंग सिस्टम में क्या होता है, एक्चुअल में आपका जो पूरा ब्लॉक खंड होता है वो पूरा ट्रैक सर्किटेड होता है और हर एक पोर्शन के ऊपर एक आपका स्टॉप सिग्नल लगा होता है। यानी अब आपके यहाँ पर 2 ट्रेनों के बीच का जो स्पेस है वो सिग्नल के द्वारा नियंत्रित होता है, और उस सिग्नल का जो एस्पेक्ट है वो उस सेक्शन में लगे ट्रैक सर्किट या एक्सेल काउंटर या एएफटीसी के द्वारा नियंत्रित होता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत भी 2 ट्रेनों के बीच का जो स्पेस है वो इस व्यवस्था के अंतर्गत भी 2 ट्रेनों की जो सेफ्टी है वो स्पेस के द्वारा सुनिश्चित करते हैं। लेकिन यहाँ पर अब ये स्पेस जो है वो किसके द्वारा, पहले जैसे स्टेशन के द्वारा कंट्रोल हो रहा था, अब यहाँ पर ये सिग्नल के द्वारा कंट्रोल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपकी जो पहले वाली ट्रेन है अगला स्टॉप सिग्नल पार करके एक पर्याप्त दूरी खाली कर चुकी है, तो ये पिछला सिग्नल यहाँ पर ऑफ होता है। तो इस तरह की जो व्यवस्था होती है इसको बोलते हैं अपन ऑटोमेटिक ब्लॉक वर्किंग सिस्टम, जिसको बोलचाल की भाषा में ऑटो सिग्नलिंग भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या है, ब्लॉक ऑटोमेटिकली शिफ्ट होता है। जैसे ये गाड़ी गई तो पहले वाली गाड़ी यहाँ पहुंची, ये वाला स्पेस खाली हो गया, पीछे वाली गाड़ी, यानी यहाँ पर एक के पीछे एक बहुत सारी गाड़ियां चलाई जा सकती। इस तरह की जो व्यवस्था होती है इसको अपन बोलते हैं ऑटोमेटिक ब्लॉक वर्किंग सिस्टम। तो इस व्यवस्था के अंदर 2 ट्रेनों के बीच का जो स्पेस है वो सिग्नल के द्वारा नियंत्रित होता है, और यहाँ पर सिग्नल का एस्पेक्ट कंट्रोल करने के लिए पूरे सेक्शन में ट्रैक सर्किट, एएफटीसी या एक्सेल काउंटर लगे होते हैं जो उसके एस्पेक्ट को कंट्रोल करते हैं। और इस व्यवस्था के अंतर्गत पिछला सिग्नल तब तक ऑफ नहीं होता जब तक पहले वाली गाड़ी नेक्स्ट स्टॉप सिग्नल को पार करके एक पर्याप्त दूरी खाली कर चुकी है, और ये पर्याप्त दूरी आपकी कहलाती है सिग्नल ओवरलैप। और मैंने बताया था ऑटोमेटिक सिग्नलिंग एक्चुअल में देखो कहाँ आया था, डबल लाइन, मतलब एब्सोल्यूट ब्लॉक वर्किंग की लिमिटेशन खत्म होने के बाद आया, यानी ये हमेशा मल्टी एस्पेक्ट सिग्नल व्यवस्था में होगा। तो यहाँ पर ये सिग्नल ओवरलैप जो रहेगा वो आपका 120 मीटर रहेगा, और सबअर्बन में एसआर निकला हुआ है तो वहां पर 90 मीटर रहेगा। ठीक है, तो इसको अपन ने बोला ऑटोमेटिक ब्लॉक वर्किंग सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं, ऑटोमेटिक ब्लॉक वर्किंग सिस्टम। तो इस व्यवस्था में भी पहले क्या था, जो पूरा ब्लॉक खंड था, जैसे पहले क्या था 2 स्टेशन के बीच का, जब तक ये खाली नहीं होगा तब तक ट्रेन नहीं चलेगी। अब अपन ने क्या किया, यहाँ पर सिग्नल लगा, अब स्टेशन मास्टर की जिम्मेदारी खत्म। अब यहाँ पर 2 ट्रेनों के बीच का जो स्पेस है वो सिग्नल के द्वारा नियंत्रित हो रहा है, और सिग्नल का एस्पेक्ट कंट्रोल करने के लिए अपने पूरे सेक्शन में क्या किया, ट्रैक सर्किट, एक्सेल काउंटर या एएफटीसी लगा दिया। और इस व्यवस्था के अंतर्गत पिछला जो सिग्नल है S1 वो तभी ऑफ होता है जब पहले वाली गाड़ी S2 को पार करके एक पर्याप्त दूरी खाली कर चुकी है, तो ये पिछला सिग्नल आपका ऑफ होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी अपन ने शुरू में क्या किया, ब्लॉक खंड में बहुत सारे सिग्नल लगा के, जिसको बोलते हैं ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन बोलते हैं। और ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन के हर एक एंट्री पॉइंट पे एक स्टॉप सिग्नल लगा होता है, और पिछला स्टॉप सिग्नल तभी ऑफ होता है जब पहले वाली गाड़ी अगले ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन में एंटर कर चुकी है और अगला स्टॉप सिग्नल पार करके एक पर्याप्त दूरी खाली कर चुकी है, जिसको अपन बोलते हैं सिग्नल ओवरलैप। तो ये पिछला सिग्नल आपका ऑफ होता है। इस तरह की जो व्यवस्था होती है इसको बोलते हैं ऑटोमेटिक ब्लॉक वर्किंग सिस्टम। तो इस व्यवस्था में सबसे पहले 3 एस्पेक्ट सिग्नल काम में लिए गए थे। तो वहां पर अपन ने क्या किया, जो ब्लॉक खंड जो था स्टेशन के 2 स्टेशन के बीच का भाग जो 7-8 किलोमीटर का होता था, उसको अपन ने क्या किया, 2-2 किलोमीटर या 3-3 किलोमीटर के छोटे छोटे ब्लॉक सेक्शन में बांट दिया, और उसके एंट्री पॉइंट पे अपन ने सिग्नल लगा दिया। तो पहले वहां पर स्पेस क्या था, 2 स्टॉप सिग्नल के बीच का ज्यादा था, यानी 3 किलोमीटर के आसपास था, तो वहां पे 3 एस्पेक्ट सिग्नल काम में लिए गए। जैसे जैसे गाड़ियों की संख्या बढ़ती गई वहां पर स्टॉप सिग्नलों की संख्या बढ़ाते गए, जिससे क्या हुआ, अपन सेक्शन में नंबर ऑफ ट्रेन का मूवमेंट वहां पे ज्यादा कर सकते हैं। भाई 3 किलोमीटर, जब तक 3 किलोमीटर खाली नहीं हुआ तब तक नहीं आएगा, तो अपन ने क्या किया, वो स्पेस और कम कर दिया, यानी 2 स्टॉप सिग्नल बीच में और एक स्टॉप सिग्नल लगा दिया। तो जैसे जैसे गाड़ियों की संख्या बढ़ती गई तो वहां पर स्टॉप सिग्नलों के बीच का जो स्पेस है वो कम होता चला गया। जैसे ही यहाँ पर स्टॉप सिग्नलों का स्पेस 1 किलोमीटर होता है, तो वहां पर अपन क्या करते हैं, 3 एस्पेक्ट की जगह 4 एस्पेक्ट काम में लेते। तो ये आपको यहाँ पर पिक्चर में दिख रहा होगा, सबसे पहले यहाँ पर ये 3 एस्पेक्ट काम में लिए। तो ऑटोमेटिक सिग्नल व्यवस्था में जो नॉर्मली सिग्नल का एस्पेक्ट जलता है वो आपका ऑफ रहता है, ग्रीन कलर का एस्पेक्ट नॉर्मली जलता है। जब गाड़ी इसको पार करके इसको जाती है तो ये सिग्नल आपका क्या, लाल हो जाएगा, और गाड़ी जब तक इस पूरे खंड में रहेगी तब तक ये लाल रहेगा। और जब ये अगला सिग्नल पार करके एक पर्याप्त दूरी, जिसको सिग्नल ओवरलैप बोलते हैं, खाली करके जब आगे बढ़ेगी तो ये पिछला सिग्नल आपका ऑफ होगा, नहीं तो नहीं होता है। तो इस तरह की जो व्यवस्था होती है इसको अपन बोलते हैं ऑटोमेटिक ब्लॉक वर्किंग सिस्टम, जिसको बोलचाल में ऑटो सिग्नलिंग ही बोलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 स्टॉप सिग्नल के बीच का स्पेस ज्यादा था तो 3 एस्पेक्ट काम में लिया, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको
कि जब वहां पर स्पेस कम होता गया तो अपन ने क्या किया, 4 एस्पेक्ट काम किया। इसमें भी नॉर्मल एस्पेक्ट तो ग्रीन ही चलेगा, लेकिन इसके अंदर आपका येलो आने के लिए क्या है, एक ब्लॉक सेक्शन और एक ओवरलैप, डबल येलो आने के लिए 2 ब्लॉक सेक्शन और एक ओवरलैप, और ग्रीन आने के लिए एक्चुअल में ग्रीन के लिए सिंपल सा है 3 किलोमीटर। अगर मान लो यहाँ 3 किलोमीटर का स्पेस नहीं आ रहा तो वहां पर अपन क्या करेंगे, डबल येलो 2 जगह रिपीट करें, यानी अटेंशन एस्पेक्ट रहेगा जब तक ग्रीन तब भी आएगा जब 3 किलोमीटर प्लस सिग्नल ओवरलैप खाली हो चुका है, या फिर आपका कोई टर्न आउट आ गया या 2 सिग्नलों के बीच का जो वो कम है तो वहां पर अपन डबल येलो का ही प्रयोग करें। ठीक है, तो इस तरह की जो व्यवस्था होती है इसको अपन बोलते हैं ऑटोमेटिक ब्लॉक वर्किंग सिस्टम। तो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है 3 एस्पेक्ट में अगर बात करेंगे तो ये आता है भाई, येलो कब आता है, एक ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन प्लस सिग्नल ओवरलैप खाली होता है तब येलो आता है। ग्रीन कब आता है, 2 ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन प्लस एक सिग्नल ओवरलैप खाली हो तब आता है। जब 4 एस्पेक्ट लगा है तो येलो के लिए एक ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन प्लस सिग्नल ओवरलैप, डबल येलो के लिए 2 ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन प्लस सिग्नल ओवरलैप, और ग्रीन के लिए 3 ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन, लेकिन साथ में कंडीशन ध्यान रखना कि वहां पर वो जो डिस्टेंस है वो 3 किलोमीटर से ज्यादा होना चाहिए। अगर 3 किलोमीटर से कम है तो वहां पे भी डबल येलो ही चलेगा। ठीक है, तो इस तरह की जो व्यवस्था थी इसको अपन ने बोला ऑटोमेटिक ब्लॉक वर्किंग सिस्टम। और तीसरा मैंने आपको बताया था ओनली वन ट्रेन सिस्टम। तो ओनली वन ट्रेन सिस्टम एक्चुअल में ब्रांच लाइन में काम में लेते हैं, जहां पर ब्लॉक ब्रांच में छोटा सा एक सेक्शन और वहां पर एक ही गाड़ी जाती है और वही गाड़ी वापस आती है। जैसे आपके कोई ब्रांच है, छोटी सी ब्रांच है और उसमें एक ही तरह की गाड़ी जाती है और वही गाड़ी वापस आती है, तो वहां पर जो व्यवस्था अपने जाती है उसको अपन बोलते हैं ओनली वन ट्रेन सिस्टम। उसको क्या बोलते हैं, ओनली वन ट्रेन सिस्टम। तो आज की डेट में अपने यहाँ पर इंडियन रेलवे में 3 मेथड ही काम में ली जाते हैं, एब्सोल्यूट, ऑटोमेटिक और आपका ओनली वन ट्रेन सिस्टम, जिसके बारे में अपन ने चर्चा की। और ये नीचे वाली जो 3 सिस्टम है वर्तमान में अपने यहाँ पर काम में नहीं लिए जाते। फिर ऑटोमेटिक सिग्नलिंग में एक है कि सिग्नल गाड़ी जो है ना सिग्नल को ऑन स्थिति में भी पार करके जा सकती है, जबकि एब्सोल्यूट ब्लॉक वर्किंग व्यवस्था में अगर सिग्नल आपका ऑन है, स्टॉप सिग्नल, तो गाड़ी उसको तब तक पार करके नहीं जाएगी जब तक वहां पर उसको कोई अथॉरिटी न दी जाए। तो एब्सोल्यूट ब्लॉक वर्किंग व्यवस्था का जो स्टॉप सिग्नल होता है उसको अपन मैनुअल स्टॉप सिग्नल भी कहते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप में अगर कहीं आ जाता है तो ऑटोमेटिक सिग्नल व्यवस्था में अगर मान लो सिग्नल ऑन है, गाड़ी स्थिति में भी पार करके जा सकती है। उसके लिए अपने जीएसआर में कुछ नियम दिए गए हैं, उस नियमों के तहत उस सिग्नल को पार करके जा सकते हैं। उसके लिए पहला तो ये गाड़ी इस स्टॉप सिग्नल पे खड़ी होगी 1 मिनट या 2 मिनट विजिबिलिटी के आधार पे। अगर विजिबिलिटी अच्छी है तो 1 मिनट, विजिबिलिटी पुअर है तो 2 मिनट, या दिन और रात के संदर्भ में बात करें तो दिन में 1 मिनट, रात को 2 मिनट। लेकिन दिन में भी फोग है, विजिबिलिटी पुअर है, तो वहां पे वो 2 मिनट गाड़ी खड़ी करेगा। उसके बाद लोको पायलट गार्ड के साथ कम्युनिकेट करके इस सिग्नल को कंटिन्यूस विसल देते हुए पार करेगा, और जब तक जाएगा जब तक अगला इसको स्टॉप सिग्नल दिखाई नहीं देता है, तो उस स्पीड से जाएगा। अगर उसको बीच में कहीं ऑब्स्ट्रक्शन नजर आए तो गाड़ी को खड़ी कर सकते, और अगर उसको ऑब्स्ट्रक्शन नजर नहीं आता, अगला स्टॉप सिग्नल वापस उसको दिख जाता है ऑफ, उस समय वापस सेक्शन की स्पीड को वो अचीव कर लेगा। तो ये पता कैसे चलेगा कि मैं ऑटोमेटिक सिग्नलिंग चल रहा हूँ एब्सोल्यूट, तो उसकी पहचान बताने के लिए मैंने बताया था इसके ऊपर ए मार्कर का प्रयोग किया जाता है, जो लोको पायलट को ये बताता है कि ये जो स्टॉप सिग्नल है वो ऑटोमेटिक सिग्नल व्यवस्था का स्टॉप सिग्नल। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी गाड़ी जो है सिग्नल को पार करके जा सकती है। सेम आपके गेट के लिए भी रहेगा, इजी मार्कर का मैंने आपको पहले ही बताया था, तो इसको आप एक बार देख लेना। ठीक है, फिर आपका आता है, यहाँ तक किसी को कोई पूछना है सिस्टम में? नेक्स्ट जो टॉपिक है वो रहेगा स्टेशन किसे कहते हैं, फिर स्टेशन कितने प्रकार के होते हैं वो अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सर हाँ बोलो। सर जो आपने 6 बताया सिस्टम, में जो लास्ट वाले 3 है वो एडवांस हैं सर क्या? नहीं, एडवांस नहीं है, पुराने थे खत्म हो गए। एक्चुअली में ओल्ड सिस्टम था, उसमें क्या होता था, जैसे आप नाम से ही पता चल रहा होगा
जैसे इसमें एक फॉलोइंग ट्रेन सिस्टम है। फॉलोइंग ट्रेन सिस्टम में क्या होता था कि एक सेक्शन में एक ही दिशा में गाड़ियां चलती थी। मान लो कोई ऐसा सेक्शन है इसमें एक ही डायरेक्शन में, तो पहले वहां क्या करते थे, एक गाड़ी के लिए पीएन ले लेते थे और उसके बाद एक गाड़ी बेचते थे और उसके बाद वहां पे पीएन के साथ ये दिया जाता था भाई मेरे पास इस दिशा में 6 गाड़ियां जाएगी, तो 6 गाड़ियों के लिए अलग अलग लाइन क्लियर नहीं लिया जाता, तो एक के पीछे एक चलती रहती, जिसको बोलते हैं अपन फॉलोइंग ट्रेन सिस्टम। उसमें एक इनिशियल जो पहली गाड़ी जाती थी उसके लिए ही अपन को कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करना पड़ता था और उसके बाद वो चलते रहे, जैसे वो कंप्लीट होता था उसके बाद वो ब्लॉक खंड बंद हो जाता, इसको बोलते हैं फॉलोइंग ट्रेन सिस्टम। फिर एक पायलट गार्ड होता था। पायलट गार्ड में क्या होता था कि एक पायलट गार्ड चल के जाएगा, जैसे स्टेशन ए से चला वो बी पे जाएगा और बी से वही पायलट गार्ड गाड़ी को लेके आएगा, तो स्पेस सुनिश्चित हो गया ना, जब तक वो अवेलेबल नहीं होगा तो दूसरी गाड़ी भेज ही नहीं सकते। तो इस तरह का जो सिस्टम था इसको बोलते हैं पायलट गार्ड सिस्टम। और एक होता है ट्रेन स्टाफ टिकट सिस्टम, उसमें क्या करते हैं अपन एक टोकन देते थे मैनुअली, वो टोकन लेके जाएगा अगले स्टेशन पे जाएगा। जैसे मान लो स्टेशन ए से गाड़ी चली तो उसने एक टोकन दिया भाई गाड़ी, तो बी स्टेशन पे टोकन पहुंच गया, तो बी स्टेशन से गाड़ी चलाएगा तो वो टोकन इश्यूड करके दूसरी गाड़ी चला सकता है, तो इसको बोलते हैं ट्रेन स्टाफ एंड टिकट सिस्टम। तो ये क्या पुराने सिस्टम थे, अभी एब्सोल्यूट हो गए, इसमें लाइन कैपेसिटी कम आती है, ऊपर वाले ये एडवांस है। अभी जो 3 बताए ना मैंने, जिसमें ये ओनली वन सिस्टम का प्रयोग अपन कहाँ करते हैं, जैसे अभी कहीं आज की डेट में एक तो मैंने बताया था ब्रांच में कोई ऐसी ब्रांच है जो छोटी, वहां पे ये सिस्टम लगाते हैं, वहां पर तो और कोई है ही नहीं, गाड़ी कोई जाएगी नहीं, तो एब्सोल्यूट या ऑटोमेटिक लगाने का कोई मतलब नहीं वहां पर, पोस्ट बढ़ाने का। एक्चुअल में ये जैसा सिस्टम है वैसे चलता है। जैसे आप लोग एनडब्ल्यूआर में आपने देखा होगा, मेड़ता जंक्शन और मेड़ता रोड के बीच में एक रेल बस चलती है 2 डब्बों की, तो वो एक्चुअल में एक छोटा सा ब्रांच है, 10-12 किलोमीटर जो भी होगा, किलोमीटर एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है, तो उसके अंदर वो रेल बस वही जाती है और वही वापस आती है। तो वहां पर जो सिस्टम अडॉप्ट किया गया है उसको अपन बोलते हैं ओनली वन ट्रेन। और इसके अलावा अपन वहां पे भी लगाते हैं, जैसे कोई नया स्टेशन बनाने जा रहे हैं, तो नया स्टेशन बनाते हैं तो वहां पर आपको मटेरियल पहुंचाना होता है, तो मटेरियल पहुंचाने के लिए वहां पर जो सबसे पहले उस स्टेशन पे जो मेथड अडॉप्ट किया जाता है उसको ओनली वन ट्रेन सिस्टम ही कहते हैं। जैसे मान लो कोई आपका ए स्टेशन और बी स्टेशन है, मान लो 25 किलोमीटर का एक सेक्शन है और यहाँ पर आप बीच में एक सी स्टेशन नया बनाने जा रहे हो, तो नया बनाने जा रहे हो तो अभी तक यहाँ पे कोई सिस्टम अडॉप्ट किया नहीं है, तो यहाँ पर जब भी कोई सामान पहुंचाने के लिए गाड़ी के लिए जो वर्किंग सिस्टम अडॉप्ट किया जाएगा उसको अपन ओनली वन ट्रेन सिस्टम बोलते हैं। उस समय आपका जो ए और बी का जो एब्सोल्यूट ब्लॉक वर्किंग सिस्टम या जो भी व्यवस्था है वो कुछ समय के लिए सस्पेंड होगी वर्किंग सिस्टम के तहत, और वहां पर वो ओनली वन ट्रेन सिस्टम अडॉप्ट किया जाएगा। मेट्रोल ट्रेन वहां जाएगी, या तो वहीं पे रहेगी, खत खाली होगी, फिर या तो वापस आएगी या फिर वहां पर उसको टर्मिनेट करके फिर वापस एब्सोल्यूट ब्लॉक वर्किंग व्यवस्था या जो भी ऑटोमेटिक उसको वहां पर इंप्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, तो ओनली वन ट्रेन सिस्टम में क्या होता है, एक ही गाड़ी जाती है वही गाड़ी वापस आती है, तो वहां पर जो सिस्टम लगाते हैं उसको बोलते हैं ओनली वन ट्रेन सिस्टम। तो ये जो फॉलोइंग पायलट, ये कोई एडवांस नहीं है, एक्चुअल में ये उसी की पद्धतियां थी। इनको आप ना तो एडवांस बोल सकते हो ना ओल्ड बोल सकते हो, लेकिन जब गाड़ियों की संख्या कम थी तब ये काम में लेते थे। जब गाड़ियों की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई तो इसमें इन चीजों का कोई रोल नहीं रह जाता, क्योंकि वहां पर एक्चुअल में टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस ज्यादा है, टाइम ज्यादा लगता है और आउटपुट इसमें कम आता है, इसलिए इसको अभी आज की डेट में एब्सोल्यूट कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, अभी आज की डेट में इसको काम में नहीं। क्लियर हुआ? ओके सर। ओके। नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टेशन किसे कहते हैं, स्टेशन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो स्टेशन की डेफिनेशन ने तो अपन ने शुरू में देखी थी। स्टेशन मैंने आपको बताया था रेलवे ट्रैक के ऊपर वह स्थान जहां पर ट्रेनों के आवागमन को नियंत्रित किया जाता है उसको अपन कहते हैं स्टेशन। उसको क्या कहते हैं? स्टेशन। अब स्टेशन जो होते हैं एक्चुअल में किताब में 2 प्रकार लिखा है, यहाँ पर आप 3 प्रकार कर देना। स्टेशन 3 प्रकार के होते हैं। स्टेशन कितने तरह के होते हैं? 3 प्रकार। एक होता है आपका ब्लॉक खंड स्टेशन, एक होता है नॉन ब्लॉक खंड स्टेशन, और तीसरा आपका होता है स्पेशल क्लास स्टेशन। स्पेशल क्लास स्टेशन वो होते हैं जो इन पहले 2 में नहीं आते, जो ब्लॉक खंड और नॉन ब्लॉक खंड में नहीं आता है, तो ऐसे जो स्टेशन होते हैं इनको स्पेशल क्लास स्टेशन बोलते हैं। और इस स्पेशल क्लास स्टेशन के ऊपर वर्किंग जो है वो रेलवे बोर्ड द्वारा डिसाइड की जाती है, यानी रेलवे बोर्ड की जो गाइडलाइन आती है उसके अनुसार वहां पर वर्किंग को सुनिश्चित किया जाता है। तो ऐसे स्टेशन
जो आपकी जो वर्किंग ऑफ सिस्टम के तहत ब्लॉक खंड और नॉन ब्लॉक खंड स्टेशन बनाए गए हैं, उन दोनों कैटेगरी में नहीं आते। तो ऐसे जो स्टेशन होते हैं इनको बोलते हैं स्पेशल क्लास स्टेशन। और उस स्पेशल क्लास स्टेशन के ऊपर वर्किंग जो है वो रेलवे बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार की जाती है, यानी रेलवे बोर्ड उसके लिए अलग से गाइडलाइन निकालता है, उसके तहत वहां पर वर्किंग की जाती है, तो उसको बोलते हैं स्पेशल क्लास स्टेशन। वैसे अभी मोटे तौर पे देखेंगे स्पेशल क्लास स्टेशन एक्चुअली में रेयर कंडीशन में बनाए जाते हैं, स्पेशल कंडीशन में बनाया जाता है और बाद में वो टर्मिनेट होके इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ब्लॉक खंड में या नॉन ब्लॉक खंड। तो मोटे तौर में देखेंगे तो अपने पास स्टेशन दो तरह के ही होते हैं, एक होता है आपका ब्लॉक खंड स्टेशन, एक होता है नॉन ब्लॉक खंड। ब्लॉक खंड स्टेशन ऐसे स्टेशन होते हैं जिसका खुद का एक ब्लॉक खंड होता है और उस ब्लॉक खंड में गाड़ी को जाने के लिए अथॉरिटी की आवश्यकता होती है। ब्लॉक खंड स्टेशन ऐसे स्टेशन होते हैं जिसका खुद का एक ब्लॉक खंड होता है और उस ब्लॉक खंड में गाड़ी को प्रवेश करने के लिए अथॉरिटी की आवश्यकता होती है, यानी ऐसे स्टेशन जहां से गाड़ी को चलने के लिए अथॉरिटी की आवश्यकता होती है उनको अपन बोलते हैं ब्लॉक खंड स्टेशन। क्लियर? अब यहाँ पर अथॉरिटी देने के आधार पे इनको तीन भागों में बांटा है। अथॉरिटी देने के आधार पे ब्लॉक खंड स्टेशन को कितने भागों में बांटा? तीन। इसमें एक को बोलते हैं क्लास ए स्टेशन, एक को क्लास बी स्टेशन, एक को बोलते हैं क्लास सी स्टेशन। ब्लॉक खंड स्टेशन जो होते हैं वो अथॉरिटी देने के आधार पे तीन भागों में बांटे। एक को बोलते हैं क्लास ए कैटेगरी का स्टेशन, एक क्लास बी कैटेगरी का स्टेशन, एक आपका क्लास सी कैटेगरी का। तो सबसे पहले अपन क्लास ए के बारे में बात करेंगे। क्लास ए कैटेगरी के स्टेशन ऐसे स्टेशन होते हैं जो पिछले स्टेशन को नया लाइन क्लियर तभी दे सकते हैं जब उसके यहां पर होम सिग्नल के आगे 400 मीटर, होम सिग्नल के आगे 400 मीटर या जिस लाइन में वो गाड़ी लेगा उसके स्टार्टर तक की लाइन खाली होनी चाहिए, तो ही वो पिछले स्टेशन को नया लाइन क्लियर दे सकते हैं। ऐसे जो स्टेशन होते हैं इसको अपन बोलते हैं क्लास ए कैटेगरी का स्टेशन। और ये स्टेशन एक बार जब लाइन क्लियर दे देते हैं उसके बाद स्टेशन यार्ड में कोई भी शंटिंग मूवमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि इनके पास कोई ऐसा सेक्शन खाली नहीं बचता जिसके ऊपर इंडिपेंडेंटली शंटिंग मूवमेंट कर सकते। एक बार अगर इसने लाइन क्लियर दे दिया उसके बाद ये स्टेशन यार्ड में कोई भी शंटिंग मूवमेंट नहीं कर सकता। इस तरह का जो स्टेशन होता है इसको अपन बोलते हैं क्लास ए कैटेगरी का स्टेशन। इसको क्या बोलते हैं? क्लास ए कैटेगरी का स्टेशन। और इन स्टेशनों पे हमेशा टू आस्पेक्ट सिग्नल व्यवस्था ही बनाई जाती है, यानी क्लास ए कैटेगरी के स्टेशन पे टू आस्पेक्ट सिग्नल व्यवस्था ही लगती है, मल्टी आस्पेक्ट सिग्नल व्यवस्था का प्रयोग नहीं किया जाता है। और वर्तमान में ये स्टेशन कहाँ बनाए जाते हैं? ये वर्तमान में स्टेशन ऐसी जगह बनाते हैं जैसे या तो आपका कोई ग्रेडियंट पे स्टेशन आ रहा है पहाड़ी इलाकों पे, जहां पर आप गाड़ी को होम सिग्नल पे खड़ी नहीं कर सकते, या फिर आपका कोई ब्रिज आ गया, कोई स्टेशन है जिसके बाहर कोई नदी या कोई ऐसा पुल होता है जहां पर आपका ब्रिज आ रहा है, ब्रिज के ऊपर आप गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं वहां पर क्लास ए कैटेगरी का स्टेशन बनाते हैं और वहां पर ये सुनिश्चित करता है जब गाड़ी लेने की कंडीशन है तो पिछले स्टेशन को अपन लाइन क्लियर देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो इस तरह का जो स्टेशन होता है इसको अपन बोलते हैं क्लास ए कैटेगरी का स्टेशन। तो डेफिनेशन क्लियर हुआ? क्लास ए कैटेगरी का स्टेशन ऐसा स्टेशन होता है जो पिछले स्टेशन को नया लाइन क्लियर तभी दे सकता है जब उसके यहाँ पर होम सिग्नल के आगे 400 मीटर या जिस लाइन में गाड़ी लेनी है उसके स्टार्टर तक की जगह खाली होनी चाहिए। अगर खाली है तो ही वो पिछले स्टेशन को नया लाइन क्लियर दे सकता है। ऐसे जो स्टेशन होते हैं इसको ए क्लास स्टेशन बोलते हैं। और ये स्टेशन एक बार लाइन क्लियर दे देते हैं उसके बाद स्टेशन यार्ड में कोई भी मूवमेंट नहीं कर सकते हैं और इन स्टेशनों पे टू आस्पेक्ट सिग्नल व्यवस्था का प्रयोग किया जाता है। और अभी मैंने आपको बताया था ये स्टेशन कहाँ बनाते हैं? पहाड़ी इलाकों में, यानी ढलान, यानी उसके ऊपर आप गाड़ी को ढलान में ग्रेडियंट पे खड़ा नहीं कर सकते, या फिर ऐसी स्टेशन बनाते हैं जो आपके नदी के किनारों पे आ रहे हैं, यानी आपका कोई टनल या कोई ब्रिज आ रहा है तो गाड़ी को ब्रिज पे खड़े करने की परमिशन नहीं है, तो उस कंडीशन में जो स्टेशन बनाए जाते हैं वहां पर वो क्लास ए कैटेगरी के स्टेशन बनाए जाते हैं। और वहां पर सिग्नलिंग व्यवस्था लगाएंगे वो कौन सी लगाएंगे? टू आस्पेक्ट लगाएंगे, मल्टी आस्पेक्ट सिग्नलिंग व्यवस्था का प्रयोग वहां पर नहीं किया जाता है। फिर आपका नेक्स्ट आता है क्लास बी कैटेगरी का। इंडियन रेलवे में ज्यादातर जो स्टेशन है वो क्लास बी कैटेगरी में ही आते हैं। ज्यादातर जो स्टेशन है वो कौन से हैं? क्लास बी कैटेगरी में आते हैं। और क्लास बी कैटेगरी के जो स्टेशन होते हैं वो ऐसे स्टेशन होते हैं जहां पर सभी लाइनें भरी होने के बावजूद भी सभी ब्लॉक खंडों को लाइन क्लियर की परमिशन दे सकता है। ये ऐसे स्टेशन होते हैं जहां पर स्टेशन यार्ड में जितनी भी लाइनें वो सभी भरी हुई है तो भी वो सभी ब्लॉक खंडों को लाइन क्लियर
दे सकता है। या फिर दूसरी भाषा में बात करें तो ये ऐसे स्टेशन होते हैं जहां सभी ब्लॉक खंडों को लाइन क्लियर देने के बाद भी स्टेशन के पास एक सेक्शन बचता है जिसको स्टेशन सेक्शन बोलते हैं, जहां पर स्टेशन मास्टर इंडिपेंडेंटली शंटिंग मूवमेंट कर सकता है। ये ऐसे स्टेशन होते हैं जहां पर सभी ब्लॉक खंडों को लाइन क्लियर की परमिशन देने के बाद भी स्टेशन के पास एक भाग बचता है जिसको अपन स्टेशन सेक्शन बोलते हैं, और उस स्टेशन सेक्शन पर स्टेशन मास्टर इंडिपेंडेंटली शंटिंग मूवमेंट कर सकता है। तो ऐसे जो स्टेशन होते हैं इनको अपन क्लास बी कैटेगरी का स्टेशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? क्लास बी कैटेगरी का स्टेशन। और ये स्टेशन सेक्शन मैंने आपको डेफिनेशन आया था उसमें भी बताया था, ये एडवांस स्टार्टर टू एडवांस स्टार्टर। अगर एडवांस स्टार्टर नहीं लगा है, सिंगल लाइन सेक्शन की बात करूं तो शंटिंग लिमिट बोर्ड से शंटिंग लिमिट बोर्ड, और अगर वो भी नहीं लगा तो आउटर मोस्ट जो पॉइंट है उसके बीच का जो भाग रहेगा वो आपका स्टेशन सेक्शन कहलाता है, क्लास बी कैटेगरी के स्टेशन। फिर आता है क्लास सी कैटेगरी का स्टेशन। तो क्लास सी कैटेगरी के जो स्टेशन होते हैं ये सिर्फ लाइन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए बनाए जाते हैं। यहाँ पर कोई भी क्रॉसिंग नहीं होता है, यानी यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं होंगे, यहाँ पर सिर्फ रिसेप्शन सिग्नल होता है, डिस्पैच सिग्नल भी नहीं होता है। क्लास सी कैटेगरी के जो स्टेशन है ये लाइन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए बनाए जाते हैं। ये एक्चुअल में नॉन कॉमर्शियल स्टेशन होता है और यहाँ पे किसी गाड़ियों का क्रॉसिंग नहीं होता है, यहाँ पर डिस्पैच सिग्नल नहीं होते, सिर्फ रिसेप्शन सिग्नल। ठीक है, और ये ऐसे स्टेशन होते हैं जो पिछले स्टेशन को नया लाइन क्लियर तभी दे सकते हैं जब इसके यहाँ पर पहले वाली गाड़ी होम सिग्नल को पार करके 400 मीटर की दूरी तय कर चुकी है और आगे भी रनिंग अवस्था में। देखो दो चीजें हैं, क्लास सी कैटेगरी के जो स्टेशन है वो पिछले स्टेशन को नया लाइन क्लियर तभी दे सकते हैं जब उसके यहाँ पर पहले वाली गाड़ी होम सिग्नल को पार करके 400 मीटर की दूरी तय कर चुकी है और आगे भी रनिंग अवस्था में है, तो ही वो पिछले स्टेशन को नया लाइन क्लियर दे सकता है। इस तरह का जो स्टेशन होता है इसको अपन क्लास सी स्टेशन। और क्लास सी स्टेशन एक्चुअल में ये नॉन कॉमर्शियल है, तो डबल लाइन के अंदर इसका जो रिप्लेसमेंट होता है वो आपका आईबीएस कहलाता है। इसके अंदर यही होम सिग्नल जो है वो आईबीएस सिग्नल से रिप्लेस होता है और ये 400 मीटर की जो दूरी है ये आपका आईबीएस ओवरलैप कहलाता है। और इस व्यवस्था के अंतर्गत ये आईबीएस जो सिग्नल है वो पिछले स्टेशन से कंट्रोल होता है। इसको अपन इंटरमीडिएट ब्लॉक सिग्नलिंग बोलते हैं और क्लास सी स्टेशन का वहां पर नाम हो जाता है आईबीएच इंटरमीडिएट ब्लॉक हट। तो ये कोस्ट सेविंग के लिए बनाया जाता है। तो क्लास सी की डेफिनेशन समझ में आई। क्लास सी स्टेशन ऐसे स्टेशन होते हैं जो पिछले स्टेशन को नया लाइन क्लियर तभी दे सकते हैं जब इसके यहाँ पर होम सिग्नल के आगे पहले वाली गाड़ी होम सिग्नल के आगे 400 मीटर की दूरी तय कर चुकी है और आगे भी रनिंग अवस्था में है, तो ये पिछले स्टेशन को नया लाइन क्लियर दे सकते हैं। तो ऐसे जो स्टेशन होते हैं इसको क्लास सी कैटेगरी का स्टेशन कहते हैं। ये लाइन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए बनाए जाते हैं और डबल लाइन में इसी को अपन आईबीएच बोलते हैं, इंटरमीडिएट ब्लॉक हट, और उस कंडीशन में वहां पर जो सिग्नल लगता है उसको अपन इंटरमीडिएट ब्लॉक सिग्नल बोलते हैं और ये इंटरमीडिएट ब्लॉक सिग्नल वहां पर पिछले स्टेशन से कंट्रोल होता है। तो ये आपका क्लास सी स्टेशन हो गया। फिर मैंने आपको बताया था स्पेशल क्लास जो नॉन ब्लॉक खंड स्टेशन, अभी तो ये ब्लॉक खंड हो गया। फिर नेक्स्ट आपका आता है नॉन ब्लॉक खंड स्टेशन। तो नॉन ब्लॉक खंड स्टेशन ऐसे स्टेशन होते हैं जिसका खुद का कोई ब्लॉक खंड नहीं होता। जिसका खुद का क्या होता है? कोई ब्लॉक खंड नहीं होता है, यानी जहां से गाड़ी को चलने के लिए किसी प्रकार की अथॉरिटी की आवश्यकता नहीं होती, गाड़ी खुद ही खड़ी होती है और खुद ही चलती है। ऐसे जो स्टेशन होते हैं इसको बोलते हैं नॉन ब्लॉक खंड। इनका एक और नाम होता है होल्ट स्टेशन और फ्लैग स्टेशन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? होल्ट स्टेशन भी बोलते हैं, फ्लैग स्टेशन भी बोलते हैं। इसको क्लास डी कैटेगरी का स्टेशन भी, एबीसी क्लासिफिकेशन में जाएंगे तो एबीसी आपके ब्लॉक खंड के स्टेशन हो जाएंगे और डी जो है वो आपका नॉन ब्लॉक खंड स्टेशन कहलाता है। तो नॉन ब्लॉक खंड स्टेशन कैसे होते हैं? ऐसे स्टेशन होते हैं जिसका खुद का कोई ब्लॉक खंड नहीं होता है और यहाँ पर गाड़ी को चलने के लिए किसी प्रकार की अथॉरिटी की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, लोको पायलट खुद ही एक निश्चित स्थान पे खड़ा होता है और कुछ समय अंतराल बाद वो खुद ही वहां से चल देता है। तो इस तरह का जो स्टेशन होता है इसको बोलते हैं नॉन ब्लॉक खंड स्टेशन। और इन्हीं स्टेशन को अपन होल्ट स्टेशन या फ्लैग स्टेशन भी कहते हैं। तो ये जहां पर खड़ा होता है वहां पर एक आयताकार बोर्ड लगता है, सफेद बैकग्राउंड होता है, बीच में एक ब्लैक स्पॉट बना होता है जो ये बताता है गाड़ी को यहाँ पर खड़े होना है और उसके बाद खुद ही चल देता है। ये एक्चुअल में वे साइड स्टेशन जो होते हैं, मतलब वे साइड में कोई
प्लेस होते हैं वहां पर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए बने। तो यहाँ पर खाली लोकल या डेमो ही खड़ी होती है, मेल एक्सप्रेस यहाँ पर खड़ी नहीं है। फिर एक आपका आता है क्लास डी के कैटेगरी का स्टेशन। अगर नॉन ब्लॉक स्टेशन पे कोई पॉइंट है और इंटरमीडिएट साइडिंग लगी जो वहां पर किसी पावर प्लांट को कनेक्ट करती है, उस समय ये क्लास डी के कैटेगरी का स्टेशन कहलाएगा। अगर वहां पर कोई इंटरमीडिएट साइडिंग आ रही है जो आपकी किसी पावर प्लांट या किसी इंडस्ट्री को कनेक्ट करती है, तो वो पॉइंट अगर वहां पर आ रहा है तो इस तरह का जो नॉन ब्लॉक स्टेशन होगा उसको वहां पर डी के कैटेगरी का स्टेशन कहेंगे। ठीक है, तो ये आपका स्टेशनों का वर्गीकरण हो गया। तो मैंने आपको बताया था मोटे तौर पे ज्यादातर जो है दो भागों में बांटेंगे, ब्लॉक खंड और नॉन ब्लॉक खंड। अगर इन दोनों कैटेगरी में नहीं आता तो उसको अपन बोलेंगे स्पेशल क्लास। और स्पेशल क्लास स्टेशन के ऊपर गाड़ी की वर्किंग के लिए जो गाइडलाइन जारी करेगा वो रेलवे बोर्ड करता है। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन में जो स्टेशन आते हैं वो इन कैटेगरी में नहीं आते, वहां पर स्टेशनों का वर्गीकरण नहीं किया गया है। ठीक है, ये खाली एब्सोल्यूट ब्लॉक वर्किंग व्यवस्था में जो स्टेशन आते हैं वहीं पे इसका वर्गीकरण किया गया है ब्लॉक खंड और नॉन ब्लॉक खंड के आधार। फिर आपका आता है कि इन स्टेशनों के ऊपर मिनिमम कौन कौन से इक्विपमेंट लगे। ठीक है, तो अपन मल्टी एस्पेक्ट की ही बात करेंगे। तो मल्टी एस्पेक्ट में बताया क्लास ए तो बनता ही नहीं है, क्लास बी और क्लास सी होगा। तो उसमें क्लास बी में मिनिमम जो इक्विपमेंट रहेंगे वो आपका डिस्टेंट होम और स्टार्टर रहेगा, और क्लास सी पे डिस्टेंट और होम रहेगा। ठीक है, ये मिनिमम इक्विपमेंट है, ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जा सकता है। और टू एस्पेक्ट में अगर आप बात करोगे तो क्लास ए है तो वार्नर होम और स्टार्टर रहेगा, वार्नर होम और स्टार्टर। बी क्लास की बात करेंगे सिंगल लाइन डबल लाइन, सिंगल लाइन में तो आउटर और होम, और डबल लाइन में बात करेंगे तो आउटर होम और स्टार्टर। और क्लास सी स्टेशन है तो वार्नर और होम। ये आपके क्या एक्चुअल में मिनिमम इक्विपमेंट मतलब मिनिमम सिग्नल है जो वहां पर होने चाहिए किसी स्टेशन पे। तो ये थोड़ा सा आप टेबल याद कर लेना। ब्लॉक खंड ब्लॉक सेक्शन आपको बता दिया था, इसी एक स्टेशन के एलएसएस से लेके अगला स्टेशन का एफएसएस प्लस ब्लॉक ओवरलैप, ये जो पूरा पोर्शन होता है इसको अपन बोलते हैं ब्लॉक सेक्शन। ये क्लास ए बी सी में अलग अलग होगा। क्लास ए में जो ब्लॉक सेक्शन होगा वो पिछले स्टेशन एलएसएस से लेके एफएसएस और यानी होम सिग्नल प्लस 400 मीटर या फिर स्टार्टर जहां पर वो गाड़ी लेगा वो पूरा जो पोर्शन होगा वो आपका ब्लॉक सेक्शन कहलाएगा। क्लास बी कैटेगरी में जाओगे तो एलएसएस एफएसएस प्लस ये आपका 4 ब्लॉक ओवरलैप यहाँ तक का भाग है, ये आपका ब्लॉक सेक्शन कहलाएगा। और क्लास सी स्टेशन में पिछले एलएसएस और होम सिग्नल और प्लस 400 मीटर वो आपका ब्लॉक खंड कहलाएगा, ब्लॉक सेक्शन। ठीक है, तो ब्लॉक सेक्शन में सिंपल सा एलएसएस और एफएसएस या होम सिग्नल या जो भी है और उसके आगे एक पर्याप्त दूरी ब्लॉक ओवरलैप, ये आपका ब्लॉक सेक्शन कहलाता है। फिर आपका आता है स्टेशन सेक्शन। तो स्टेशन सेक्शन मैंने बताया था क्लास बी कैटेगरी के स्टेशन पे होता है, पहले बता रखा है। और ये स्टेशन का वो भाग होता है जहां पर सभी ब्लॉक खंडों को लाइन क्लियर देने के बाद भी स्टेशन मास्टर यहाँ पर इंडिपेंडेंटली सेंटिंग मूवमेंट कर सकते हैं। तो इसको अपन बोलते हैं स्टेशन सेक्शन। स्टेशन सेक्शन कहाँ से कहाँ तक होगा, तो मल्टी एस्पेक्ट में अगर बात करें तो सिंगल लाइन में मैं पहले बात करूं तो आपके एडवांस स्टार्टर से लेके एडवांस स्टार्टर के बीच का भाग, और अगर एडवांस नहीं लगा तो एसएलबी से लेके एसएलबी का बीच का भाग, और अगर ये भी नहीं लगा तो बाहरी पॉइंट के बीच का जो भाग होता है उसको अपन बोलेंगे स्टेशन सेक्शन। डबल लाइन में जाएंगे तो दोनों लाइनों के लिए अलग अलग होगा। एक लाइन में बात करेंगे तो पिछला आउटर मोस्ट पॉइंट से लेके आगे एडवांस स्टार्टर के बीच का भाग, अगर एडवांस स्टार्टर नहीं लगा तो एसएलबी से लेके पीछे आउटर मोस्ट पॉइंट जो है उसके बीच का भाग जो रहेगा वो आपका स्टेशन सेक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो आज इतना ही पढ़ते हैं। यहाँ तक अगर किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो अपन कल बात करेंगे आगे। सर आप है ना ऑटोमेटिक ब्लॉक वर्किंग सिस्टम का एक बार क्विक रिवीजन वापस करा सकते हो सर? ऑटोमेटिक ब्लॉक वर्किंग में क्या है, आपका जो ट्रेनों के बीच का जो स्पेस है, अब वो सिग्नल पहले क्या था, देखो एब्सोल्यूट ब्लॉक वर्किंग मैंने बताया था 2 स्टेशन के द्वारा नियंत्रित हो रहा है। एक आपका स्टेशन है और दूसरा आपका ये स्टेशन। ये बीच का जो भाग है ये आपका एब्सोल्यूट ब्लॉक वर्किंग कहलाता है। अब ये कितना बड़ा भी हो सकता है, लेकिन जब गाड़ियों की संख्या बढ़ी तब अपन ने क्या किया, यहाँ पर 2 लाइनें बिछा दी, लास्ट लिमिटेड। देखो पहले तो क्या सिंगल लाइन में अपन ने क्लास सी स्टेशन बना के 2 ट्रेनें चला ली। फिर जब फ्यूचर में और गाड़ियां बढ़ी तो अपन ने क्या किया, 2 लाइनें बिछा दी। अब यहाँ पे भी गाड़ियां बढ़ी तो बीच में फिर क्लास सी स्टेशन या आईबीएच लगा दिया। लेकिन अब और गाड़ियां बढ़ी तो अपन की जो लिमिटेशंस खत्म हो गई, जब तक ये स्पेस खाली होगा तब तक अपन गाड़ी नहीं चला सकते।
तब उसके लिए अपन क्या लेके आए, ऑटोमेटिक सिग्नलिंग। तो ऑटोमेटिक सिग्नलिंग में क्या है कि आपका एक स्टेशन और दूसरे स्टेशन के बीच का जो भाग है ये छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है, जिसको ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सेक्शन बोलते हैं। और इनके एंट्री पॉइंट पर एक स्टॉप सिग्नल लगा होता है, और यहाँ पर दो ट्रेनों के बीच का जो अब स्पेस है, पहले जो आप एब्सोल्यूट ब्लॉक वर्किंग में दोनों स्टेशन के द्वारा सुनिश्चित कर रहे थे, अब यहाँ पर ये स्टॉप सिग्नल के द्वारा नियंत्रित हो रहा है। दो स्टॉप सिग्नल के बीच का जो स्पेस है, दो रनिंग ट्रेनों के बीच का जो स्पेस है, अब आपके यहाँ पे सिग्नल के द्वारा कंट्रोल हो रहा है, ठीक है। और इस सिग्नल के एस्पेक्ट को कंट्रोल करने के लिए इस पूरे सेक्शन में लगा होता है ट्रैक डिटेक्शन डिवाइस, यानी एक्सेल काउंटर, ट्रैक सर्किट या एफटीसी, जो भी इक्विपमेंट वो लगा रहेगा जो इसके एस्पेक्ट को कंट्रोल करेगा। और इस व्यवस्था के अंतर्गत, यानी ऑटोमेटिक सिग्नल व्यवस्था के अंतर्गत, पिछला सिग्नल आपका तब भी ऑफ होगा जब पहले वाली गाड़ी अगला स्टॉप सिग्नल पार करके एक पर्याप्त दूरी, जिसको अपन बोलेंगे सिग्नल ओवरलैप, जब ये खाली कर चुकी है तो ये पिछला सिग्नल का एस्पेक्ट आपका ऑफ होगा। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे 3 एस्पेक्ट का है, तो नॉर्मली सिग्नल आपका क्या चल रहा है, ग्रीन चल रहा है। जब गाड़ी इस सेक्शन में एंटर होती है, जैसे ही सिग्नल को पार करके इस ट्रैक पर आएगी तो ये सिग्नल आपका क्या हो जाएगा, रेड। और जब तक ये इसके रूट में मूव करेगी तब तक ये रेड रहेगा। और अगला स्टॉप सिग्नल पार करके जब ये पर्याप्त दूरी, जिसको अपन ने बोला ओवरलैप, जब ये क्रॉस कर लेगी, यानी इसको बाहर निकल गई, तब पिछला सिग्नल क्या होगा, यहाँ पर येलो होगा, यानी तभी यहाँ पर दूसरी गाड़ी प्रवेश कर सकती है, नहीं तो नहीं करेगी। यहाँ पर आपका क्या है कि ये ब्लॉक ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो रहा है, इसलिए इसको ऑटोमेटिक ब्लॉक वर्किंग बोलते हैं, और इसी को बोलचाल की भाषा में बोलते हैं ऑटो सिग्नलिंग। तो ऑटोमेटिक ब्लॉक वर्किंग व्यवस्था में क्या है कि दो ट्रेनों के बीच का जो स्पेस है वो एक सिग्नल के द्वारा नियंत्रित होता है, और वहां पर सिग्नल के एस्पेक्ट को कंट्रोल करने के लिए उस पूरे सेक्शन में ट्रैक डिटेक्शन डिवाइस लगे होते हैं। और वो डिवाइस ये सुनिश्चित करते हैं कि पिछला सिग्नल तब भी ऑफ हो जब पहले वाली गाड़ी अगला स्टॉप सिग्नल पार करके पर्याप्त दूरी खाली कर चुकी है। और वो पर्याप्त दूरी जो है वो आपकी सिग्नल ओवरलैप कहलाती है, जिसको अपन मल्टी एस्पेक्ट में बोलते हैं 120 मीटर, और सबअर्बन में रहेगा तो 90 मीटर। जब वो खाली कर चुका है तो पिछला सिग्नल आपका ऑफ होगा। इस तरह की जो व्यवस्था होती है इसको अपन बोलते हैं ऑटोमेटिक ब्लॉक वर्किंग सिस्टम। तो इनिशियल में एक्चुअल में वहां पर अपने जो ब्लॉक खंड में जो स्पेस दो स्टॉप सिग्नलों के बीच में ज्यादा था, तो वहां पे 3 एस्पेक्ट काम में लिए गए थे। जब और ट्रेनों की संख्या बढ़ी तो अपन ने क्या किया, भाई जब तक ये स्पेस खाली नहीं होगा तब तक आप दूसरी गाड़ी नहीं भेज सकते। तो यहाँ पर जैसे मैंने ये 3 सिग्नल दिख रहे हैं, तो एक गाड़ी मेरी यहाँ चल रही है, दूसरी गाड़ी है, तीसरी, 3 गाड़ी से ज्यादा मैं चला ही नहीं सकता। तब मेरे पास और गाड़ी चलानी, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, और स्टॉप सिग्नल खड़े करने पड़ेंगे। तो बीच में मैं क्या करूंगा, स्पेस कम करूंगा। तो जब ये स्पेस 1 किलोमीटर या उससे कम होगा तो वहां पर 3 एस्पेक्ट की जगह क्या काम में लिया जाएगा, 4 एस्पेक्ट। सेम कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे भी स्पेस जो है वो स्टॉप सिग्नल के द्वारा कंट्रोल हो रहा है। और यहाँ पे भी पिछला सिग्नल आपका तभी ऑफ होता है जब पहले वाली गाड़ी अगले स्टॉप सिग्नल को पार करके एक पर्याप्त दूरी, जिसको सिग्नल ओवरलैप वही 120 मीटर रहेगा, और सबअर्बन में तो 90 मीटर, जब खाली करेगी तो ही पिछला सिग्नल आपका ऑफ होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब खाली यहाँ पर यही आपको ध्यान देना है कि एग्जाम में ये पूछा जाता है, अगर 3 एस्पेक्ट सिग्नल व्यवस्था लगी है तो येलो आने के लिए क्या चाहिए, एक ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन प्लस सिग्नल ओवरलैप। एक्चुअल में ये जो स्टॉप सिग्नल के जो बीच का भाग होता है इसको ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन बोलते हैं, और आगे ये पर्याप्त दूरी। तो येलो आने के लिए क्या चाहिए, एक ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन, यानी इस स्टॉप से लेके इस स्टॉप सिग्नल के बीच का भाग, ये और ये आपका एक ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन कहलाएगा, प्लस एक सिग्नल ओवरलैप। ये खाली होगा तो ही पिछला सिग्नल येलो होगा। ग्रीन आने के लिए क्या चाहिए, 2 ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन प्लस सिग्नल ओवरलैप, तब ये पिछला आपका ग्रीन होगा 3 एस्पेक्ट। 4 एस्पेक्ट में जब आप जाओगे तो येलो के लिए तो वही है, एक ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन प्लस सिग्नल ओवरलैप, तब येलो हो जाएगा। डबल येलो के लिए क्या है, 2 ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन प्लस एक सिग्नल ओवरलैप। ग्रीन के लिए 3 ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन प्लस सिग्नल ओवरलैप है, लेकिन ग्रीन में एक चीज ध्यान रखनी है कि वहां पर ग्रीन तभी आएगा जब ये 3 ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन की जो लंबाई है ये 3 किलोमीटर से ज्यादा होनी चाहिए। अगर वो 3 किलोमीटर से कम है तो यहाँ पे भी आपका डबल येलो ही चलेगा। ग्रीन तब भी आएगा 4 एस्पेक्ट सिग्नलिंग व्यवस्था में जब आपका मिनिमम 3 किलोमीटर प्लस एक सिग्नल ओवरलैप खाली। तो अगर यहाँ पर 2 स्टॉप सिग्नलों के बीच का डिस्टेंस अगर कम है और वहां पर वो 3 किलोमीटर नहीं हो रहा, तो यहाँ पर भी डबल येलो ही चलेगा। जैसे ये डबल येलो, तभी ये 3 किलोमीटर होगा तो ही पिछला सिग्नल आपका ग्रीन होगा, नहीं तो नहीं। शायद समझा पाया होगा, समझ में आया होगा, पूरा समझ में आ गया। यस सर। मैं पूछा सर मेरा क्वेश्चन एक था सर। हाँ सर ये कह रहे हैं जो बड़े स्टेशन है जैसे न्यू दिल्ली है, अहमदाबाद है, सर ये किस टाइप में आएंगे सर, और जैसे छोटा स्टेशन नंदुरबार है, फिर
उतना ऐसा नहीं है है भैया, ऐसा ऐसा। नहीं है, ऐसा नहीं है। सर जैसे अहमदाबाद से आप टूवर्ड्स मुंबई चलते हो तो ऑटोमेटिक ब्लॉक वर्किंग की व्यवस्था लगी है यहाँ पे। और अहमदाबाद से अगर टूवर्ड्स दिल्ली जा रहे हो महसाणा वाले रूट से, आप जी अहमदाबाद यार्ड से अगर टूवर्ड्स दिल्ली जा रहे हो महसाणा वाले रूट से, तो वहां पर आपकी जो व्यवस्था लगी वो एब्सोल्यूट ब्लॉक वर्किंग व्यवस्था लगी। सर, मैं स्टेशन की बात कर रहा हूं, किस टाइप के स्टेशन, क्लास सी, अच्छा, क्लास ए या क्लास बी? बी 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 ज्यादातर बड़े स्टेशन क्लास बी में होते हैं। क्लास ए और मैंने सर बताया ना, वहां पर बनाएंगे। जैसे अभी ये अहमदाबाद की मैं बात करूं तो अहमदाबाद से जब शाहीबाग से गाड़ी लेते हो आप, शाहीबाग जो आता है ना पहले, साबरमती से शाहीबाग जब जाओगे तो शाहीबाग एक्चुअल में नदी के किनारे पे आता है। तो शाहीबाग को अपन ने क्या किया, क्लास ए कैटेगरी का बना रखा है। क्योंकि गाड़ी अगर मान लो आगे लेने की कंडीशन नहीं है तो गाड़ी क्या रहेगी, आपके ब्रिज पे खड़ी रहेगी। ब्रिज पे खड़ी नहीं करना है। तो मैंने बताया था क्लास ए कैटेगरी मल्टी एस्पेक्ट में आप तभी बनाते हो जब आपके आगे या तो कोई ब्रिज आ रहा है जहां पर आप गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते, या कोई ढलान वाला इलाका है, पहाड़ी इलाका, तो वहां पर क्लास ए बनाओ। वैसे ज्यादातर जो अपने बनेंगे वो क्लास बी और सी बनेंगे अभी मल्टी एस्पेक्ट, ये बनेगा ही नहीं। ये आपकी ओके एक्सेप्शनल परिस्थितियों में बनता है। तो ज्यादातर जो आपके क्लास अहमदाबाद और दिल्ली की जो बात कर रहे हो, बॉम्बे की कर रहे हो, ये सब क्लास बी में आते हैं। वैसे बॉम्बे जो है सबर्बन कहलाता है, एक्चुअली वहां पे ऑटो सिग्नलिंग है पूरी, वहां पर एब्सोल्यूट ब्लॉक वर्किंग व्यवस्था नहीं है। तो वहां पर वो सबर्बन कहलाएगा पूरा, वो ना तो बी में कहलाएगा ना उसमें, ठीक है ना। ओके सर। ओके। एक्चुअल में ऑटोमेटिक सिग्नलिंग व्यवस्था जहां लगी है स्टेशन के ऊपर, जब शंटिंग करना होता है तो वहां पर एक व्यवस्था दी जाती है पैनल पे, वो स्टेशन को एब्सोल्यूट ब्लॉक व्यवस्था में कन्वर्ट करते हैं। इसीलिए आप लोगों को एक मैंने बताया था सेमी ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल, जो आपका रिसेप्शन सिग्नल होता है वो दो तरीके से बिहेव करता है वहां पर स्टेशन के एंट्री पॉइंट। एक्चुअल में ऑटो सिग्नलिंग जो है, एक्चुअल में ये आपके जो ब्लॉक खंड में जो सिग्नल लगे होते हैं वहीं पे लगे, ठीक है। और ब्रांच लाइन में जो आपकी जो होम सिग्नल जैसे लोगे तो वहां पर वो ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल की तरह, सेमी ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल की तरह काम करता है। तो वो अगर वहां पर ए साइन में लाइट जल रही है तो ऑटोमेटिक की तरह बिहेव करेगा, और ए साइन में लाइट नहीं जल रही है तो एब्सोल्यूट ब्लॉक वर्किंग व्यवस्था की तरह बिहेव करेगा। क्लियर। तो वहां पर पैनल पे इस तरह का अरेंजमेंट दिया जाता है, किंग लीवर तो होता है, वो पैनल को ऑटोमेटिक और एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करता रहता है। तो यार्ड में जब संटिंग मूवमेंट करना होता है तो वहां पर वो क्या करते हैं, उस यार्ड को एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करते हैं लीवर के द्वारा, उस पैनल को एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करेंगे ताकि वहां पर मेन लाइन से जो कंटिन्यूस गाड़ी जा रही है वहां पर नहीं पास हो। या फिर आपके पास साइडिंग है, अगर अलग से ब्रांच लाइन है, वहां पर मेन लाइन की जरूरत नहीं पड़ रही है तो आप मेन लाइन से चलाते रहोगे और बाकी स्टेशन में संटिंग कर सकते, ठीक है। क्लियर हुआ? हेलो। हाँ सर, हाँ सर। तो आज का टॉपिक यही खत्म होता है, कल मिलेंगे नेक्स्ट आगे टॉपिक पे चर्चा करने के लिए। यहाँ तक किसी को कुछ और पूछना हो तो पूछ सकता है, नहीं तो क्लास में एंड करता हूँ।